हेलो दोस्तों, ये है लेक्चर नंबर 7 और आज हम देखेंगे सी लैंग्वेज के बेसिक्स के बारे में। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में बहुत कुछ चीज़ें सीखी है, तो अभी हम धीरे धीरे हमारा थ्योरी पार्ट है वो हम कंप्लीट कर रहे हैं और हम प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये जो है ये वो सी लैंग्वेज के बेसिक्स है। ठीक है, तो इनको तो आप सीखना ही चाहिए, तभी आपको सी लैंग्वेज आगे सीखेंगे समझेंगे। तो हम शुरू करते हैं। जैसे कि मैं ये कहूँ कि जो हमारी सी लैंग्वेज है वो क्या है, वो एक प्रकार की लैंग्वेज ही है। ठीक है, वो क्या है, एक प्रकार की लैंग्वेज है। तो जब भी हम लैंग्वेज सीखते हैं, हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, तो हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट्स सीखने पड़ते हैं। जैसे कि अगर मैं कंपेयर करूँ इंग्लिश लैंग्वेज से, तो अगर मुझे इंग्लिश लैंग्वेज को बेसिक बेसिक सीखना है तो मैं पहले क्या सीखूंगा? मैं पहले अल्फ़ाबेट सीखूंगा, है ना। तो अगर मैं अल्फ़ाबेट सीखूंगा तो अल्फ़ाबेट्स होते हैं ए से लेकर जेड तक। अगर मैं हिंदी लैंग्वेज अगर मुझे सीखनी है तो मैं हिंदी लैंग्वेज के भी अल्फ़ाबेट सीखूंगा। ठीक है, क ख ग। तो इसी प्रकार अगर मुझे सी लैंग्वेज सीखनी है तो मुझे सी लैंग्वेज के भी कुछ बेसिक्स सीखने चाहिए। तो यही वो बेसिक वीडियो है जो हम अभी सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं सी लैंग्वेज को कंपेयर कर रहा हूँ इंग्लिश लैंग्वेज से। क्यों? क्योंकि जब हम इंग्लिश लैंग्वेज से हम कंपेयर करेंगे तो हम थोड़ा फैमिलियर हम और इसी तरीके से समझ पाएंगे कि क्यों हमें बेसिक्स को सीखना चाहिए, और हम ये भी समझ पाएंगे कि हमें सी लैंग्वेज सीखने के लिए किस स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है ना। वो क्या, वो एक पाथ कौन कौन सा पाथ है जिससे हमें सी लैंग्वेज को सीखना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज से। तो अगर मैं कहूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज को अगर मुझे सीखना है तो मैं सबसे पहले सीखूंगा अल्फ़ाबेट्स, उसके बाद सीखूंगा वर्ड्स, उसके बाद सीखूंगा सेंटेंसेस, और उसके बाद सीखूंगा पैराग्राफ। तो यही स्टेप्स क्यों फॉलो हो रही है ना। ये तो यही स्टेप्स क्यों फॉलो हो रही है, ये एक विचार करने वाली बात है। तो देखो, हम सबसे पहले वर्ड्स भी तो सीख सकते थे, या हम सबसे पहले पैराग्राफ भी तो सीख सकते थे, है ना। ऐसा कई लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा, परंतु ऐसा नहीं है। ये जो पाथ है वो पाथ कुछ इस प्रकार से होता है कि सबसे पहले हम जो अल्फ़ाबेट सीखते हैं ए से लेकर जेड तक, इन अल्फ़ाबेट्स को हम जब पूरी तरह से सीख जाते हैं तब इन्हीं अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करके हम क्या बनाते हैं, वर्ड्स बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि ए फॉर एप्पल, ये क्या है, ये हमारा बन गया एक वर्ड। अब ये वर्ड कैसे बना? ये वर्ड बना अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करके। तो जब हम अल्फ़ाबेट सीखेंगे तभी तो हम वर्ड बना पाएंगे, और जब हम एक एक वर्ड बनाना सीख जाते हैं तब हम क्या बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये एक सेंटेंस है। ठीक है, तो ये सेंटेंस कैसे बना? ये एक एक वर्ड से बना। मैंने ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड लिखा, फिर उसके बाद ये दूसरा वर्ड लिखा, फिर ये तीसरा वर्ड लिखा। ऐसे वर्ड्स को जोड़ते गया और जोड़ते जोड़ते मेरा ये सेंटेंस बना। तो हम अल्फ़ाबेट सीखते हैं, फिर वर्ड्स बनाना सीखते हैं, फिर हम वर्ड्स को जोड़कर एक सेंटेंस बनाते हैं। और ऐसे कई सारे सेंटेंस को जब हम लिखते हैं एक के नीचे एक, तब वो बन जाता है हमारा एक पैराग्राफ। तो यही वो हमारा पैराग्राफ है। ठीक है, तो ये कुछ नॉर्मल नॉर्मल सा पाथ कह लीजिए आप, नॉर्मल से स्टेप्स है जो हमें इंग्लिश लैंग्वेज सीखते वक्त फॉलो करनी ही चाहिए, तभी हम इंग्लिश लैंग्वेज को सीख पाएंगे। या फिर अगर आप कोई अदर लैंग्वेज सीखते हो, हिंदी हो गए, मराठी हो गए, तो तब आप यही सेम स्टेप्स को फॉलो करते हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी लैंग्वेज सीख लो, आपको ये सेम स्टेप फॉलो करनी ही होगी। परंतु जब बात आती है सी लैंग्वेज की, जब बात आती है सी लैंग्वेज की, तो सी लैंग्वेज में भी ये स्टेप्स फॉलो होती है। जैसे कि यहाँ पर है एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप और चार स्टेप। टोटल चार स्टेप्स है। यहाँ पर भी टोटल चार स्टेप्स ही है, परंतु आप देख सकते हो कि यहाँ पर इन चार स्टेप्स का वो नाम बदल गए हैं। ठीक है,
यहाँ पर सिर्फ अल्फ़ाबेट्स है, पर यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स, डिजिट, सिंबल्स, यहाँ पे स्ट्रक्चर बदल गया है। तो ये स्ट्रक्चर क्यों बदल गया है, इसके बारे हम थोड़ा सीखते हैं। तो देखो, अगर मैं बात करूँ डोमेन की, ठीक है, डोमेन यानी आप समझ लीजिए सिचुएशन। तो अगर मैं आप एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन में शिफ्ट हो रहे हो, तब आप जो इस सिचुएशन में जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, वो वर्ड्स का मीनिंग तो सेम रहता है, परंतु उसका बात करने का तरीका बदल जाता है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल से आपको बताऊं, तो हम डेली रूटीन में हम क्या कहते हैं, हम डेली रूटीन में हम ऐसा कहेंगे कि मुझे एक गिलास पानी चाहिए। ठीक है, क्या कहेंगे हम डेली रूटीन में? अगर मुझे पानी पीना है, अगर मुझे पानी किसी से मांगना है, तो मैं क्या कहूँगा? मुझे एक गिलास पानी दो। तो ये जो पानी, ये जो वर्ड है, मुझे एक गिलास पानी दो, तो ये मेरा डेली रूटीन का वर्ड है। पर इसी वर्ड को अगर मैं, मतलब मैं क्या करूँगा, अभी मेरा डोमेन चेंज करूँगा, मेरी सिचुएशन में चेंज करूँगा। तो अगर मैं किसी मंदिर में जाता हूँ, तो मंदिर में जाता हूँ और वो पूजा के टाइम पर, ठीक है, जो पूजा हम करते हैं मंदिर में, उस पूजा के टाइम पर मैं इस पानी को क्या कहूँगा? मैं पानी को कहूँगा जल। ठीक है, मैं क्या कहूँगा? जल। अब पानी और जल ये सेम है, सेम मीनिंग है, पर वर्ड्स चेंज हो गए हैं। हम डेली रूटीन में पानी बोलते हैं, और हम जब पूजा करते हैं, हवन करते हैं, तो हम इसको जल कहते हैं। तो पंडित जी क्या कहेगा? पंडित जी कहेगा कि एक गिलास जल दो, या फिर एक जो भी बर्तन होगा वो उसमें जल, एक कटोरी जल दो। वो ऐसा नहीं कहेगा एक कटोरी पानी दो, है ना? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम एक डोमेन से दूसरे डोमेन में शिफ्ट होते हैं, तो मीनिंग तो सेम रहता है, मीनिंग सेम रहता है, पर वर्ड्स चेंज हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जब मैं इंग्लिश लैंग्वेज सीखता हूँ, तो ये मेरा एक डोमेन है, ये एक सिचुएशन है मेरी लाइफ में। तो मैं इस सिचुएशन से अब इस सिचुएशन में आ रहा हूँ। अब मुझे इंग्लिश लैंग्वेज नहीं सीखनी है, अब मुझे सी लैंग्वेज सीखनी है। तो मैं नॉर्मल लैंग्वेज से मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आ रहा हूँ। तो मीनिंग सेम है, पर थोड़ा सा स्ट्रक्चर और थोड़ा सा क्या वर्डिंग चेंज हो गई है। मैं और एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि अगर हम डेली लाइफ में कहते हैं हम इंजेक्शन, ठीक है, अब इंजेक्शन की जो सुई होती है, उस सुई को हम क्या कहते हैं? जैसा अगर मैं इंजेक्शन ड्रॉ करूँ, ऐसा कुछ इंजेक्शन होता है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डेली लाइफ में सुई। हिंदी में कह लीजिए आप, मराठी में कह लीजिए, हम सुई कहते हैं। पर इसी सुई को अगर मैं मेडिकल टर्म में कहूँ, तो इसे मैं नीडल कहूँगा। ठीक है, क्या कहूँगा? नीडल कहूँगा। तो मैंने क्या किया, डेली लाइफ का जो मेरा सिचुएशन है, डेली लाइफ के सिचुएशन में मैं कहाँ ट्रांसफ़र हो गया? टेक्निकल फील्ड में, है ना, मेडिकल फील्ड में। तो मेडिकल फील्ड में इसी सुई को हम नीडल कहते हैं, मीनिंग सेम है, पर वर्डिंग चेंज हो गई है। तो उसी प्रकार हम इंग्लिश लैंग्वेज से जब हम सी लैंग्वेज में कन्वर्ट होते हैं, या फिर सी लैंग्वेज में हम एंटर करते हैं, तब हम हमारा कुछ स्ट्रक्चर, हमारा मीनिंग, वर्डिंग चेंज हो जाती है, पर मीनिंग सेम रहता है। ठीक है, तो देखो, तो जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में हम पहले अल्फ़ाबेट सीखते थे, उसी प्रकार सी लैंग्वेज में हम अल्फ़ाबेट्स भी सीखेंगे, डिजिट्स भी सीखेंगे, और स्पेशल सिंबल्स भी सीखेंगे। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में हम वर्ड्स बनाना सीखते थे, तो सी लैंग्वेज में इसी वर्ड्स को मैं क्या कहूँगा? कांस्टेंट कहूँगा, वेरिएबल कहूँगा, कीवर्ड कहूँगा। ठीक है, बस वर्डिंग चेंज हो गई है, मीनिंग सेम है। इंग्लिश लैंग्वेज में मैं वर्ड कहूँगा, ये एप्पल, ये क्या है? ये इंग्लिश लैंग्वेज में एक वर्ड है। पर यही एप्पल को मैं सी लैंग्वेज में क्या कहूँगा? कांस्टेंट भी कह सकता हूँ, वेरिएबल भी कह सकता हूँ, और कीवर्ड भी कह सकता हूँ। तीनों में से मैं कुछ भी कह सकता हूँ। हम वो आगे देखेंगे, पर एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए। ठीक है, अगर ये सेंटेंस है, ठीक है, ये अगर ये एक सेंटेंस, मान लीजिए ये एक सेंटेंस है, तो ये एक लाइन को मैं इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस कहूँगा, पर जब यही सेंटेंस मैं सी लैंग्वेज में लिखूँ, तो उसे मैं इंस्ट्रक्शंस कहूँगा। बात समझ में आ रही है?
अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे सेंटेंसेस एक के नीचे एक लिखूँ तो उसे मैं पैराग्राफ कहूँगा, पर यही पैराग्राफ अगर मैं सेम पैराग्राफ अगर मैं सी लैंग्वेज में लिखूँ तो मैं इसे प्रोग्राम कहूँगा। तो मीनिंग सेम है, बस वर्डिंग चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि हम एक डोमेन से दूसरे डोमेन में शिफ्ट हो रहे हैं। तो आप जब भी आप चाहे एजुकेशन स्कूल कॉलेज में हो, जब भी आप एक डोमेन से दूसरे डोमेन में चेंज होते हो तो आप वर्डिंग थोड़ी सी चेंज हो जाती है, तो हमें उसी वर्डिंग को फॉलो करना पड़ता है, तभी आप सी लैंग्वेज को सीख पाएंगे। ठीक है, आप सी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस ही बोलोगे, सेंटेंस नहीं बोलोगे, तो उसी वर्डिंग को हमें फॉलो करना पड़ता है। तो ठीक है, तो हम अभी एक एक करके हम समझते हैं कि सी लैंग्वेज को हम कैसे सीखेंगे। तो देखो, हम सबसे पहले सीखेंगे अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स, सिंबल्स, फिर सीखेंगे कांस्टेंट वेरिएबल कीवर्ड्स। अब अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स और स्पेशल सिंबल्स जब हम सीख जाते हैं ना, तब ये इन्हीं तीनों का यूज़ करके हम कांस्टेंट वेरिएबल कीवर्ड बनाते हैं। जैसे कि हम अल्फ़ाबेट का यूज़ करके वर्ड्स बनाते थे, वैसे ही हम इन तीनों का यूज़ करके कांस्टेंट वेरिएबल और कीवर्ड्स बनाएंगे। जैसे ही हम ये तीनों चीज़ें सीख जाएंगे बनाना, तो इन तीनों चीज़ों का यूज़ करके हम इंस्ट्रक्शंस बनाएंगे, और बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस अगर मैं एक के नीचे एक लिख दूँ तो वो क्या बन जाएगा, हमारा प्रोग्राम। तो इतना एक्सप्लेनेशन काफ़ी है अभी तक समझने के लिए। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले क्या सीखेंगे, सबसे पहले हम सीखेंगे अल्फ़ाबेट्स के बारे में, डिजिट्स के बारे में और स्पेशल सिंबल्स। ये जो पहला बॉक्स है हम इसको सीखेंगे पहले। तो ये जो मेरे नोट्स है वो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे वेबसाइट का, वहाँ पे जाके आप इस नोट्स को एक्सेस कर सकते हो। तो देखो, अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स और स्पेशल सिंबल जो हमारा पहला बॉक्स है। तो सी लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, वही होते हैं जो हमने बचपन में सीखा है, ए से लेकर जेड तक, चाहे वो कैपिटल हो या फिर स्मॉल हो। डिजिट्स क्या होते हैं, सी लैंग्वेज में डिजिट्स क्या होते हैं, वही होते हैं जो हमने बचपन में सीखा था, 0 से लेकर 9 तक। ठीक है। स्पेशल सिंबल्स, अब देखो स्पेशल सिंबल्स जो है ना वो इतने ही है जो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं, और यही इतने ही स्पेशल सिंबल्स सी लैंग्वेज में यूज़ होते हैं, या फिर आप कह सकते हो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इतने ही स्पेशल सिंबल्स यूज़ होते हैं, इसके अलावा और कोई यूज़ नहीं होते हैं। ये सारे आपको स्पेशल सिंबल्स याद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, वो प्रैक्टिस के दौरान आपको याद हो जाएंगे। जब आप धीरे धीरे आपको सिंटेक्स याद होने लग जाएगा, तब आपको सिंबल्स भी याद होने लग जाएंगे। ये सारे सिंबल्स आपके कीबोर्ड पे अवेलेबल है। ठीक है, तो कहीं पे भी स्पेशल ढूंढने की इसको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो डिजिट्स, अल्फ़ाबेट्स और स्पेशल सिंबल्स को स्पेशली याद मत कीजिए, वो याद हो जाएंगे। तो इसमें सीखने लायक कुछ है ही नहीं, बस आप थोड़ा सा ओवरलुक कर लीजिए बस। और इनके नाम, आपको इनके नाम पता है? ये जो है, देखो, ये लेस दैन, ग्रेटर दैन, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, एम्परसेंट, मॉडुलस, ये डॉलर का सिंबल बोलते हैं इसको, ये हैश है, ये एट द रेट, ये एक्सक्लामेटरी, ये हम इसको नॉट बोलते हैं, कभी निगेशन भी बोलते हैं इसको, अलग अलग फील्ड के हिसाब से। ये राउंड ब्रैकेट्स है, प्लस माइनस, ये आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए बस। अगर आपको कुछ स्पेशल सिंबल्स के नाम नहीं पता, जैसे कि इसको क्या कहते हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कोई इंटरव्यू में पूछने वाला नहीं है कि स्पेशल सिंबल्स के नाम बताओ। ठीक है, बस एक बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। तो मान लीजिए कि मैं ये मान के चलता हूँ कि अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स और स्पेशल सिंबल्स हमने सीख लिए हैं, 2 मिनट की बात थी। अब हम सीखेंगे कि कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, हम एक एक करके सीखेंगे। तो कांस्टेंट पहले हम देखेंगे, कांस्टेंट क्या होते हैं। चलिए, देखो यहाँ पर तीनों चीज़ें एक के नीचे एक दिखाई दे रही है, तो हम पहले सीखेंगे कांस्टेंट क्या होते हैं। देखो, कांस्टेंट यानी ऐसी चीज़ या फिर ऐसी वैल्यू जो कभी भी बदल नहीं सकती, उस चीज़ या उस वैल्यू को हम कांस्टेंट कहते हैं। अब इसका मीनिंग हम थोड़ा एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे कि अगर मैं लिखूँ 10, ठीक है, ये मैंने क्या लिखा, 10 लिखा, तो चाहे मैं इंडिया इंडिया में पूछूं कि ये क्या है, तो इंडिया के लोग इसे 10 ही कहेंगे।
चाहे मैं अमेरिका में पूछूं कि ये क्या है, तो अमेरिका के लोग इसे 10 ही कहेंगे, यानी कि ये यूनिवर्सल है, इसे हम 10 ही कहेंगे। क्या हम इसे बॉल कह सकते हैं? ये क्या ये बॉल है? नहीं, ये बॉल नहीं है, ये 10 है, ये डिजिट है। तो ऐसी चीज जो कभी बदल नहीं सकती है, ये इसको कोई झुटला सकता है क्या, ये कि ये 10 नहीं है? क्या इसको मैं 100 बोल दूं? हाँ, ये क्या, ये 100 है? ये 100 नहीं है, ये 10 ही है, इसे झुटला नहीं सकते हैं। तो ऐसी चीज जो कभी भी बदल नहीं सकती है, जैसे कि अगर मैं कहूँ APPLE एप्पल, अगर मैं दुनिया के किसी कोने में भी चला जाऊं और ये पूछूं कि ये क्या है भाई, जरा इसको पढ़ो, तो वो कोई भी दुनिया का कोई भी शख्स इसे एप्पल ही पढ़ेगा। तो क्या इसे कोई झुटला सकता है? नहीं। तो ऐसी चीज जिसकी वैल्यू बदल नहीं सकती है, ठीक है, ऐसी चीज जिसे हम झुटला नहीं सकते हैं, हम उसे कांस्टेंट कहेंगे। ठीक है, ये होता है कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट कैसे बनते हैं? अल्फाबेट्स, डिजिट्स और स्पेशल सिंबल से। अब मैं स्पेशल सिंबल्स की भी बात करूं, जैसे कि अब मैं कहूंगा ये प्लस, ये प्लस है, इसे मैं इसे झुटला नहीं सकता हूँ, ये प्लस ही रहेगा, एडिशन का सिंबल ही रहेगा, तो ये कांस्टेंट है। तो जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि हम कांस्टेंट वेरिएबल कीवर्ड्स बनाएंगे, किसकी मदद से? वेरिएबल, डिजिट्स और स्पेशल सिंबल्स की मदद से। तो हमने बना लिया कांस्टेंट। मैं कहूँगा बॉल, तो बॉल मैंने डिजिट अल्फ़ाबेट्स की मदद से बनाया, ये कांस्टेंट है। मैं कहूँगा 115 115, ये मैंने डिजिट्स के मदद से बनाया, ये कांस्टेंट है। 10.05 10.05 कांस्टेंट है, मैंने बनाया है किसकी मदद से? डिजिट्स और अल्फ़ाबेट्स की मदद से। तो इस प्रकार हम कांस्टेंट बनाते हैं। अब वेरिएबल क्या बला है? देखो, कंफ्यूजन होता है कांस्टेंट और वेरिएबल में। तो वेरिएबल की डेफिनेशन है कि ऐसी चीज या फिर ऐसी वैल्यू जो बदल सकती है, उसे हम वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, और वेरिएबल का इस्तेमाल हम करते हैं वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। अब देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ना हम वैल्यूज को स्टोर करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं, सही बात है। अब देखो, जैसे कि मैंने लिखा एप्पल, ठीक है, मैंने लिखा एप्पल। अब ये एप्पल क्या है? कांस्टेंट है। पर मैं इसी एप्पल को अगर मैं इज इक्वल टू का सिंबल देकर, या फिर इसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। देखो, मैंने कहा था कि जब हम एक डोमेन से दूसरे डोमेन में शिफ्ट होते हैं तो मीनिंग सेम रहता है, या हो सकता है कि थोड़ा बहुत चेंज हो और वर्डिंग भी चेंज होती है। तो हम नॉर्मल इसमें क्या कहते हैं? हम नॉर्मल इसमें इज इक्वल टू कहते हैं, पर इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम क्या कहेंगे? हम इसे असाइनमेंट ऑपरेटर कहेंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर, इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, फिलहाल हम इतना सीख लेते हैं। तो ये एप्पल हो गया मेरा कांस्टेंट, पर इसी एप्पल के सामने अगर मैं असाइनमेंट ऑपरेटर लगा दूं और यहाँ पे लिखूँ 10 या फिर लिखूँ 100, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एप्पल की वैल्यू अब क्या हो गई है? 100 हो गई है। तो जब मैं मेरा डेटा या मेरी वैल्यू, ये 100 क्या है? ये मेरा डेटा है, ये मेरा डेटा है। तो जब मैं मेरा डेटा इस एप्पल में इस एप्पल में मैं स्टोर करूँगा, ठीक है, इस कांस्टेंट में मैं स्टोर करूँगा, तो ये कांस्टेंट कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो रहेगा एक वेरिएबल बन जाएगा। ठीक है, इस बात को आप थोड़ा समझो। जैसे कि मैंने लिखा बॉल, ठीक है, बॉल पहले क्या था? ये बॉल अभी कांस्टेंट है, अभी मैंने इसमें कोई वैल्यू चेंज नहीं की है, कांस्टेंट है। पर जैसे मैं बॉल के अंदर कुछ असाइन करूँगा, जैसे कि मैंने असाइन किया 5.5, तो अब ये बॉल की वैल्यू क्या होगी? 5.5। अगर मुझे 5.5 किसी जगह पे लिखना है तो मैं सीधा बॉल लिखूंगा, मैं 5.5 नहीं लिखूंगा। ठीक है, अब एक थोड़ा सा रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि एज एज ठीक है, अब एज क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, इसे मैं कहीं पर भी लेकर जाऊँ, किसी भी दुनिया में लेकर जाऊँ, इसे लोग एज ही पढ़ेंगे। लेकिन जब मैं एज में असाइन कर देता हूँ, जैसे कि मेरी एज 25 है, तो जैसे कि मैं एज में 25 असाइन कर देता हूँ, तो ये मेरी अब ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये वेरिएबल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने एक वैल्यू, ये जो मेरी वैल्यू है, ये जो हमारा डेटा है, ये डेटा मैंने स्टोर किया है। तो अगर मुझे कहीं पे
लिखना है कि कहीं पे मुझे लिखना है कि 25, तो मैं वहाँ पे 25 नहीं लिखूंगा, मैं वहाँ पे एज लिखूंगा। ठीक है। तो अगर फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने बाद में इस एज को 25 से मैं 30 कर लिया। तो अब इस एज की वैल्यू क्या हो गई, 25 नहीं है, अब ये एज की वैल्यू 30 है। तो वेरिएबल कैसे होते हैं, जो हम जिसको हम चेंज कर सकते हैं। तो जिसको हम चेंज कर सकते हैं हम उसे वेरिएबल कहेंगे। कांस्टेंट को हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन वेरिएबल को हम चेंज कर सकते हैं। पहले एज की वैल्यू 25 थी, अब एज की वैल्यू 30 है, तो क्या हो गया, चेंज हो रहा है। तो वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल वो होते हैं जिसमें हम वैल्यू को स्टोर करते हैं, जिसमें वो वैल्यू को हम चेंज भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ नंबर स्टोर कर सकता हूँ, मैं कुछ अल्फ़ाबेट्स भी स्टोर कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा नेम, ठीक है, नेम। अब नेम में मैं क्या स्टोर करना चाहता हूँ, मेरा नाम क्या है, यश। ठीक है, ये मेरा नाम है। तो ये यश कहाँ स्टोर हो गया, यश स्टोर हो गया नेम में। तो अब ये नेम अगर मुझे जहाँ जहाँ यश लिखना है, मैं वहाँ वहाँ नेम भी लिख सकता हूँ। और फिर अगर मुझे इसको चेंज करना है तो नेम की जगह मैं कुछ और लिख सकता हूँ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू माई रिक्वायरमेंट्स। तो वेरिएबल हम उसे कहते हैं। तो एक साधा सिंपल सा एक रूल है, जब हम कांस्टेंट के सामने इक्वल टू लगा देते हैं, ठीक है, इक्वल टू लगा देते हैं और कोई वैल्यू हम इनपुट करते हैं, मतलब वैल्यू हम स्टोर करते हैं, तब इस साइड का जो भी कांस्टेंट है वो वेरिएबल बन जाता है। अगर कांस्टेंट के सामने मैं इक्वल टू नहीं लगाऊंगा, सिंपली लिखकर छोड़ दूंगा, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और एक बात, हम 10 = 100 नहीं कर सकते, ये रूल्स के खिलाफ है। हम देखेंगे आज, फिलहाल मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा इतना कहने का मतलब है कि आप बस बेसिक समझिए, ऐसा हो सकता है क्या, वैसा हो सकता है क्या, इसके बारे में हम नहीं सोचेंगे। ठीक है, ये क्यों पॉसिबल नहीं है ये हम उसको बाद में देखेंगे। पहले आप इतना सोचिए समझिए कि कांस्टेंट जो होता है उसके अगर मैं आगे इक्वल टू लिखकर कुछ वैल्यू दे दूँ, वैल्यू स्टोर करने की कोशिश करूँ, तो वो कांस्टेंट कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो वेरिएबल बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम आते हैं कीवर्ड्स। देखो, कीवर्ड्स क्या होता है ना, हमने हमने मतलब लास्ट लेक्चर में, शायद लेक्चर नंबर 6 है, हमने वहाँ पे सीखा था कि बिल्ड प्रोसेस क्या होती है। तो बिल्ड प्रोसेस जब हम सीख रहे थे तब हमने कंपाइलर का जिक्र किया था। तो कंपाइलर के पास ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं, कंपाइलर के पास ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिसका अर्थ उसको पहले से ही पता होता है। जैसे कि अगर मैंने एक कांस्टेंट क्रिएट किया कैट, तो इस कैट का मीनिंग कंपाइलर को नहीं पता, तो मैं कैट लिख सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने इंक्लूड ये वर्ड लिखा, ठीक है, इंक्लूड, और इंक्लूड ये वर्ड क्या है, मेरा कांस्टेंट है। अब मुझे इसको वेरिएबल बनाना है, तो क्या करूँगा, मैं इक्वल टू लगा के इसमें कुछ वैल्यू असाइन करूँगा। तो ये जो मेरा एक सेंटेंस बन गया, ये जो मेरा एक इंस्ट्रक्शंस बन गया, ये इंस्ट्रक्शंस मेरा वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि इंक्लूड का जो मीनिंग है ना, वो कंपाइलर ने पहले से ही डिसाइड कर लिया है कि भाई मैं इसका मीनिंग तो चेंज नहीं कर सकता हूँ, है ना, इसका मीनिंग मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसे जो कुछ वर्ड्स होते हैं जिसको हम नहीं लिख सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, मैं कैट लिख सकता हूँ, कैट इज इक्वल्स टू 10 कर सकता हूँ, क्योंकि कैट का मीनिंग कंपाइलर को नहीं पता, लेकिन इंक्लूड का मीनिंग कंपाइलर को पहले से ही पता है। जिसका मीनिंग कंपाइलर को नहीं पता उसको हम मीनिंग देते हैं, उसको प्रोग्रामर मीनिंग देता है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ लिखा एज, ठीक है, अगर मैंने यहाँ लिखा एज, तो एज को मीनिंग मैंने दिया 25, मैंने मीनिंग दिया एज को कि भाई एज की वैल्यू 25 है, ये एज को मीनिंग देना हो गया। ठीक है, तो एज का मीनिंग कंपाइलर को नहीं पता था। अगर मैं सिर्फ एज लिखकर छोड़ दूँ ना, तो ये एरर आ जाएगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। क्यों? क्योंकि इसका मीनिंग नहीं पता कंपाइलर को। लेकिन अगर मैं एज इक्वल टू 25 दे दूँ, तो एज को मीनिंग मिल जाता है, एज को क्या होता है, मीनिंग मिल जाता है। तो उसी प्रकार ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो हम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि कंपाइलर ने उसका मीनिंग पहले से ही डिफाइन कर लिया होता है। कि कंपाइलर बोलता है कि इसका मीनिंग तो यही है, आप चेंज नहीं कर सकते हो, तो उसे हम कीवर्ड्स कहते हैं।
ठीक है, हम एक रिवाइज कर लेते हैं फिर से एक बार। कांस्टेंट जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, ठीक है, जैसे कि हो गया एज, एज हो गया मेरा कांस्टेंट। लेकिन वेरिएबल, अगर इसी कांस्टेंट को मुझे वेरिएबल बनाना है तो मैं इसमें वैल्यू असाइन कर दूंगा, ये बन गया मेरा वेरिएबल। वेरिएबल की वैल्यू मैं कभी भी चेंज कर सकता हूँ। मेरे वेरिएबल की वैल्यू अभी 25 है तो अभी मैं 35 भी कर सकता हूँ। कीवर्ड्स, कीवर्ड्स यानी ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका अर्थ कंपाइलर को पहले से ही पता होता है। ठीक है, ये वीडियो बहुत ही लेंदी हो रहा है, पर आप इसे पूरा देखिए। अब देखो, मैं आता हूँ, 1 मिनट, मैं आता हूँ पहले यहाँ पर। तो हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा कांस्टेंट भी सीखा, वेरिएबल भी सीखा, कीवर्ड्स भी सीखा। ठीक है, अब हमने डेफिनेशन सीखी है, अब हम सीखेंगे कांस्टेंट के टाइप्स क्या है। ठीक है, हम फिर बाद में इंस्ट्रक्शंस देखेंगे, पहले हम कांस्टेंट्स के टाइप्स देखते हैं। तो देखो, टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। तो कांस्टेंट के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी कांस्टेंट और एक होता है सेकेंडरी कांस्टेंट। तो प्राइमरी कांस्टेंट पहले हम बेसिक में, मतलब हम इनिशियली जब हमारी स्टार्टिंग ही हो रही है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तब हम प्राइमरी कांस्टेंट को सीखेंगे। प्राइमरी कांस्टेंट्स में आते हैं इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट और कैरेक्टर कांस्टेंट। और सेकेंडरी कांस्टेंट में इतने सब आते हैं, जैसे एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, स्किन, यूनियन और इनम। तो देखो, इन प्राइमरी कांस्टेंट जो होते हैं ना, वो आ, इसी के ही मदद से, ठीक है, प्राइमरी कांस्टेंट जो होते हैं वो इसी के ही प्राइमरी कांस्टेंट के मदद से ही हम क्या बनाते हैं, सेकेंडरी कांस्टेंट को हम क्रिएट करते हैं। जैसे कि हम अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करके वर्ड्स बनाते थे ना, तो उसी प्रकार इंटीजर, रियल और कैरेक्टर का यूज़ करके ही हम सेकेंडरी कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं। तो फिलहाल के लिए हम पहले इंटीजर कांस्टेंट ही पढ़ेंगे। जब हम इंटीजर कांस्टेंट पढ़ जाएंगे, हमारी प्रोग्रामिंग की जर्नी शुरू हो जाएगी, तब एक एक करके इन सारे टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा इंटीजर कांस्टेंट। देखो, इंटीजर कांस्टेंट में मैंने कुछ यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं, एक पॉइंट्स को हम स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो इंटीजर कांस्टेंट यानी क्या होता है, इंटीजर वैल्यू। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 100, तो ये 100 क्या है, मेरा कांस्टेंट है, पर एक एक्चुअल में 100 क्या है, ये इंटीजर है। तो ये इंटीजर भी है और एक कांस्टेंट भी है, तो ये क्या हो गया, मेरा इंटीजर कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो इंटीजर कांस्टेंट को लिखते वक्त कुछ हमें रूल्स को फॉलो करने होते हैं। जैसे कि पहला रूल है कि इंटीजर कांस्टेंट लिखते वक्त कम से कम एक डिजिट तो होना चाहिए। अब इसका मीनिंग ये है कि अगर मैं यहाँ पे ब्लैंक छोड़ूँ, तो यहाँ पे ब्लैंक है तो क्या है, कुछ नहीं है, तो मैं इसे क्या कहूँगा, कुछ भी नहीं कहूँगा, ब्लैंक कहूँगा। लेकिन कम से कम एक डिजिट तो होना ही चाहिए ना, अगर मुझे इंटीजर लिखना है, तो चाहे मैं 0 लिखूँ या फिर 1 लिखूँ, एक डिजिट तो है। तो 0 क्या है, मेरा इंटीजर कांस्टेंट है, 1 क्या है, मेरा इंटीजर कांस्टेंट है, तो इसका ये मतलब है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, डिजिट में पॉइंट नहीं होना चाहिए। देखो, अगर मैं लिखूँगा 10.05, तो ये भी मेरा इंटीजर ही है, पर इसमें तो ये पॉइंट आ गया ना, तो ये इंटीजर नहीं रहा, है ना। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम इंटीजर लिखते हैं, अगर मैंने लिखा 100, तो ये मेरा इंटीजर है, पर यहाँ पे अगर मैं पॉइंट देकर 0 लिखूंगा ना, तो ये मेरा अब इंटीजर कांस्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है, तो फिर ये क्या रहेगा, इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। लेकिन आप इतना समझिए कि जब इंटीजर के बीच में पॉइंट आ जाता है, तब वो इंटीजर कांस्टेंट नहीं रहता है। फिर डिजिट पॉजिटिव या नेगेटिव या फिर ज़ीरो भी हो सकता है। जो हमारा इंटीजर है वो पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर ज़ीरो हो सकता है। बाय डिफ़ॉल्ट जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंटीजर कांस्टेंट लिखते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, पॉजिटिव रहता है। अगर मैं 10 लिखूंगा तो ये 10 क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पे 25 लिखूंगा तो पॉजिटिव है, जब तक मैं यहाँ पे साइन नहीं देता हूँ। अगर मैंने 10 लिखा और 10 के आगे मैंने साइन लिखा, तो ये -10 हो जाएगा। तो कंपाइलर को ये पता चलेगा, अरे ये तो -10 है। लेकिन मैं सिर्फ 10 लिखूंगा तो ये पॉजिटिव 10 ही कंसिडर करेगा। इंटीजर कांस्टेंट
लिखते वक्त 2 डिजिट के बीच में कॉमा या स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये वर्ड गलत लिखा मैंने, कॉमा या स्पेसेस नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं 1 और 0, ये क्या हो गया, मेरा 10 हो गया, लेकिन मैं 1,0 नहीं लिख सकता हूँ, है ना। अगर मुझे 10 लिखना है तो 1,0 नहीं लिख सकता हूँ, या फिर 1 और यहाँ पे स्पेस देकर या फिर 0 में ऐसा नहीं लिख सकता हूँ। अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो ये 1 एक अलग ट्रीट करेगा और इसको ये 0 समझेगा। कंपाइलर क्या समझेगा, 1 को एक इंटीजर कांस्टेंट समझेगा और 0 को एक अलग इंटीजर कांस्टेंट समझेगा, कि दोनों को वो अलग अलग मानेगा। तो इसी वजह से हम स्पेस नहीं दे सकते। हम कॉमा क्यों नहीं दे सकते, कॉमा देने के बाद भी फिर वो 10 नहीं रहेगा, वो फिर 1 को भी अलग समझेगा और 0 को भी अलग समझेगा, है ना। हम लिख सकते हैं, हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 1,0 लिख सकते हैं, पर कैसा है ना, वो अलग ट्रीट करेगा। ठीक है, अलग वो ट्रीटमेंट करेगा। तो अगर मुझे 10 लिखना है, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे 10 लिखना है तो मैं 1,0 लिखूंगा। मैं 1 और 0 के बीच में स्पेस भी नहीं दे सकता और कॉमा भी नहीं दे सकता हूँ, जब मुझे 10 लिखना हो तब। हाँ, अगर मुझे अलग अलग डिफाइन करना है, मुझे 1 और 0 को अलग अलग डिफाइन करना है, तो मैं स्पेस देकर भी कर सकता हूँ और कॉमा देकर भी कर सकता हूँ। उसके बाद में अ, उस इतना तो हो गया। 6 पॉइंट देखो, इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ मैं। 6 पॉइंट ये है कि जब हम इंटीजर कांस्टेंट की रेंज क्या है, जैसे कि मान लीजिए ये मेरा 0 है, ठीक है, ये 0 है, तो यहाँ से सारे नंबर क्या होंगे, मेरे पॉजिटिव होंगे। जिसकी 1 2 3 4 सारे पॉजिटिव हो गए इन, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे सारे नंबर क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। जैसे कि -1 -2 ये नेगेटिव होंगे। तो मैं पॉजिटिव की अगर बात करूँ तो मैं पॉजिटिव तक कहाँ तक जा सकता हूँ, तो मैं पॉजिटिव तक यहाँ तक मैं अपना इंटीजर नंबर में, इंटीजर कांस्टेंट में लिख सकता हूँ। इतने नंबर्स में लिख सकता हूँ। अगर मुझे माइनस में नंबर लिखने हैं तो मैं माइनस में इतने नंबर्स लिख सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं लिख सकता हूँ, है ना। यहाँ पे पॉजिटिव में कितने हैं, 2 1 4 7 4 8 3 6 4 7। तो मैं इस 7 की जगह पे मैं 8 भी नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं 8 करूँगा तो वो फिर माइनस बन जाएगा। ठीक है, उसको हम राउंड ऑफ कहते हैं, वो माइनस हो जाएगा। अगर मैं इस लिमिट के बाहर चला जाऊंगा तो वो प्लस बन जाएगा। हम इसके बारे में भी हम लाइव प्रैक्टिकल में देखेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इसको मैं 0 मान लूँ तो 0 से मैं कितने नंबर डिफाइन कर सकता हूँ, इस रेंज तक। और नेगेटिव में मैं इस रेंज तक डिफाइन कर सकता हूँ, इसके आगे मैं नहीं जा सकता हूँ। अगर मुझे इसके आगे भी जाना है तो उसके लिए अलग मेथड होती है, वो भी हम प्रोग्रामिंग में देखेंगे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब। चलो, तो इंटीजर कांस्टेंट को समझ गए आप। इंटीजर कांस्टेंट यानी ऐसे ऐसा मतलब जो इंटीजर भी है और कांस्टेंट भी है। जैसे कि 63, ये क्या है, ये इंटीजर है पर एक कांस्टेंट भी तो है, तो इसे हम इंटीजर कांस्टेंट कहेंगे, सिंपल। देखो अब रियल कांस्टेंट क्या होते हैं। रियल कांस्टेंट वही सेम इंटीजर कांस्टेंट की तरह, पर उसमें पॉइंट्स आता है। वो सेम क्या इंटीजर कांस्टेंट में हमने जो सेम रूल्स देखे हैं ना, वो सेम रूल्स यहाँ पर भी लगेंगे। कॉमा नहीं चाहिए, ब्लैंक स्पेस नहीं चाहिए, कम से कम एक नंबर होना चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव होता है, ये सारे रूल्स। तो बस आप इतना समझिए कि जब हम इंटीजर कांस्टेंट में पॉइंट लगा देते हैं ना, तब वो रियल कांस्टेंट बन जाता है, तब हम उसको रियल कांस्टेंट कहते हैं। और इसकी रेंज क्या है, अगर मैं 0 कंसिडर करूँ यहाँ पे, तो 0 से लेकर अगर मुझे पॉजिटिव नंबर डिफाइन करना है रियल कांस्टेंट में, तो मैं यहाँ तक, ये मेरी लिमिट है, ये बहुत बड़ा नंबर है, यहाँ तक मैं कर सकता हूँ। और मैं नेगेटिव में अगर मुझे चाहिए तो मैं यहाँ तक मैं कर सकता हूँ डिफाइन। ठीक है, बस। और रियल कांस्टेंट मतलब ये कांस्टेंट है पर ये कैसा नंबर है, रियल नंबर है, तो हम इसे रियल कांस्टेंट कहेंगे। तो देखो, हम सीखते कैरेक्टर कांस्टेंट। ठीक है, तो कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होता है। कैरेक्टर कांस्टेंट वो होता है जिसमें सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में मैं कुछ लिखूं, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे ए, तो ये मेरा कैरेक्टर कांस्टेंट हो गया। अब एग्जाम्पल की तरफ, एग्जाम्पल से हम देखते हैं। ठीक है, अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे ए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, तो ये मेरा हो गया कैरेक्टर कांस्टेंट। ये ए क्या है, कांस्टेंट है।
पर कैरेक्टर भी तो है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब मुझे एक एक कैरेक्टर लिखना है, जैसे कि मैं लिखूंगा ए, ये मेरा कैरेक्टर हो गया, फिर मैं फिर से सिंगल इन्वर्टेड कॉमा दूंगा और लिखूंगा पी, फिर से सिंगल इन्वर्टेड कॉमा दूंगा पी, फिर से एल और ई। अगर मुझे एप्पल लिखना है तो मैं ऐसा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा देकर मैं अलग अलग लिखूंगा। ठीक है, तो मेरा ये एक बन गया एक कैरेक्टर कांस्टेंट, ये दूसरा कैरेक्टर कांस्टेंट, ये तीसरा कैरेक्टर कांस्टेंट है ना, ये चौथा और ये पांचवा कैरेक्टर कांस्टेंट। तो ये अलग अलग कैरेक्टर है। तो जब मैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में कुछ एक कैरेक्टर लिखता हूँ तो उसे मैं कैरेक्टर कांस्टेंट कहता हूँ। तो क्या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में मैं सिर्फ कैरेक्टर ही लिख सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में क्या क्या लिख सकता हूँ? तो मैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में कैरेक्टर के अलावा मैं डिजिट्स, सॉरी, स्पेशल सिंबल्स भी लिख सकता हूँ और डिजिट्स भी लिख सकता हूँ, है ना। डिजिट्स यानी जैसे कि 1, ये क्या हो गया मेरा 1 डिजिट, जैसे कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा 5। तो अब ये जब मैं किसी डिजिट को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखूंगा तो वो 5 मेरा इंटीजर कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो मेरा कैरेक्टर कांस्टेंट रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में कोई भी चीज़ लिखते हो तो वो ट्रीट होती है कैरेक्टर कांस्टेंट, मतलब उसको उसको हम कैरेक्टर कांस्टेंट जैसा ट्रीट किया जाता है। तो हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में अल्फ़ाबेट्स भी लिख सकते हैं, डिजिट्स भी लिख सकते हैं और स्पेशल सिंबल्स भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स लिखा, डिजिट्स लिखा और यहाँ पे मैंने सॉरी स्पेशल सिंबल्स लिखा और यहाँ पर मैंने डिजिट्स लिखा। परंतु एक दूसरा रूल ये भी कहता है कि अगर मैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में 2 कैरेक्टर लिखूँ तो वो कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं कहलाएगा। यानी कि मुझे ये मैंडेटरी है कि अगर मुझे कैरेक्टर कांस्टेंट लिखना है तो मैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में एक ही कैरेक्टर लिखूंगा, चाहे वो फिर अल्फ़ाबेट हो, स्पेशल सिंबल्स हो या फिर डिजिट्स हो। तो यहाँ पे देखो ए और बी, ये क्या है, ये अलग अलग कैरेक्टर है। एक ए जो है वो एक सेपरेट कैरेक्टर है, बी एक सेपरेट कैरेक्टर है। तो 2 कैरेक्टर नहीं लिख सकता हूँ मैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में। उसी तरह ये एक स्पेशल सिंबल्स है, दूसरा स्पेशल सिंबल है। तो 2 स्पेशल सिंबल्स को मैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिख सकता हूँ। यहाँ पे देखो 3 एक इंटीजर कांस्टेंट है, 0 ये भी एक दूसरा एक आप मान लीजिए स्पेशल सिंबल है, और 5 ये तीसरा। तो ये 3 चीज़ें आ गई। तो 3 चीज़ें भी मैं नहीं लिख सकता हूँ, मतलब एक से ज़्यादा मैं चीज़ें सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिख सकता। तो हम इसे कहेंगे कैरेक्टर कांस्टेंट। ठीक है, तो कैरेक्टर कांस्टेंट आपने सीख लिया। अभी हम देखेंगे वेरिएबल्स। वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ऐसे वेरिएबल एक ऐसा आप कह सकते हो कि ऐसी चीज़ होती है जो जिसकी वैल्यू हम बदल सकते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल्स, तो इसमें लिखा है कि वेरिएबल हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम वैल्यू या डेटा को स्टोर कर सके। तो बेसिक सी बात है, जब मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल कैसे होते हैं, डेटा को स्टोर करने के लिए हम बनाते हैं। तो वेरिएबल्स को हम डेटा को स्टोर करने के लिए बनाते हैं और इसकी वैल्यू हम चेंज भी कर सकते हैं, वो कांस्टेंट नहीं रहती है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कुछ बातें सर के ऊपर से जा रही हो या आपको कुछ बातें समझ में नहीं आ रही हो तो कोई बात नहीं, बस आप देखिए। ठीक है, आपको अगर कुछ समझ में आया नहीं आया कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं। ये सोच सारी चीज़ें हैं जो मैं सारा ये जो बेसिक्स ले रहा हूँ, ये अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो और भी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल में हम इसे देखेंगे। प्रैक्टिकल में हम जब इसे देखेंगे ना तो मैं एक एक चीज़ें, और ये जो बेसिक्स है ना वो याद रखने की कोई चीज़ नहीं है। बेसिक्स आपको, आप जब प्रोग्रामिंग करोगे तो करते करते आपको ये बेसिक्स क्लियर होते जाएंगे। मैं अगर ये बेसिक्स नहीं भी लूँ, ठीक है, अगर ये मैं लेक्चर नहीं भी लूँ ना, फिर भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख जाओगे, क्योंकि ये भाई याद करने वाली चीज़ ही नहीं है ना। बस ये समझने वाली चीज़ है। मैं आपको थेरी पार्ट बता रहा हूँ, बस थेरी पार्ट। प्रैक्टिकल तो हम अभी जब करेंगे तब आप ऐसे चुटकियों में सीख जाओगे यार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, टेंशन मत लो। तो बस देखो इस वीडियो को, बस देखो। मेरा मोटिव ये है कि बस आप देखो, चाहे आपको समझे नहीं समझे, जितना समझे अच्छा है, नहीं समझे तो नहीं समझे, टेंशन नहीं लेना। ठीक है,
तो अब वेरिएबल्स के बारे में देखते हैं। तो वेरिएबल्स हम इसीलिए बनाते हैं क्योंकि हम डेटा को स्टोर कर सकें। अब बात आती है जब डेटा की, ठीक है, जब बात आती है डेटा की, तो किस टाइप का डेटा, ये भी तो एक कहने वाली बात है ना, किस टाइप का डेटा। तो वो डेटा होता है इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर, ये 3 टाइप का डेटा जो है वो मतलब हम वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो और भी एक डेटा होता है जो जिसे हम बूल कहते हैं, उसके बारे में हम नहीं देखेंगे। मैंने कहा था हम बस बेसिक्स के बारे में हम देख रहे हैं, बाकी की जो चीज़ें हैं वो हम प्रोग्रामिंग में देखेंगे, ठीक है, प्रैक्टिकल में देखेंगे। तो 1 मिनट में थोड़ा सा ये ऊपर कर लेता हूँ, हमने क्या क्या पढ़ा देख लेता हूँ। अच्छा, इंटीजर कांस्टेंट पढ़ लिया, रियल पढ़ लिया, कैरेक्टर कांस्टेंट पढ़ लिया, ओके। चलो, आ गया भाई, हाँ। तो जब बात आती है वेरिएबल्स की, तो वेरिएबल्स हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमें डेटा को स्टोर करना पड़ता है। तो अब डेटा किस टाइप का होता है, डेटा होता है इंटीजर टाइप का जो अभी हमने देखा। फिर डेटा होता है फ्लोट टाइप का, फ्लोट यानी रियल कांस्टेंट, ठीक है, रियल जो हमने देखा, जो पॉइंट वाली वैल्यूज जो होती है ना वो रियल होती है, रियल कांस्टेंट बोलते हैं हम। तो रियल और फ्लोट वो एक ही है, ठीक है, एक ही है वो, रियल और फ्लोट, बस नाम अलग अलग है, बस एक ही है। चाहे मैं रियल कहूँ, चाहे मैं फ्लोट कहूँ, वो एक ही बात होगी। और कैरेक्टर कांस्टेंट जो भी हमने पढ़ा, तो इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर, ये तीनों जो डेटा टाइप्स है, इसे हम क्या कहते हैं, डेटा टाइप्स कहते हैं। ये डेटा के टाइप्स है ना, इंटीजर हो गया, फ्लोट, ये 3 टाइप्स है डेटा के। कितने? 3 टाइप्स है। तो ये 3 टाइप्स का जो डेटा है वो हमें वेरिएबल में स्टोर करना पड़ता है, या फिर मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि हम वेरिएबल में स्टोर करते हैं हमारे ज़रूरत के हिसाब से। तो वेरिएबल जब हम क्रिएट करते हैं तो क्रिएट करने के भी कुछ रूल्स होते हैं। जैसे कि हमने देखा कि जब मैं इंटीजर कांस्टेंट को क्रिएट करता हूँ तो इसके भी कुछ रूल्स है। जब मैं रियल या फिर मैं कहूँ फ्लोट वैल्यू को क्रिएट करता हूँ तो इसके भी कुछ रूल्स है। और मैं कैरेक्टर कांस्टेंट क्रिएट करता हूँ तो इसके भी कुछ रूल्स है। तो उसी प्रकार वेरिएबल, जब मैं वेरिएबल को क्रिएट करूंगा ना, तो वेरिएबल्स क्रिएट करने के भी कुछ रूल्स रहेंगे। तो वो रूल्स हम अभी देखेंगे। तो सबसे पहला रूल ये है कि वेरिएबल का नाम जो है वो अल्फ़ाबेट, डिजिट या अंडरस्कोर से बनता है। अब याद कीजिए, वीडियो की शुरुआत में मैंने क्या कहा था। वीडियो की शुरुआत में मैं आपको लेकर चल जाता हूँ। देखो, मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज में पहले अल्फ़ाबेट्स बनाते हैं, और अल्फ़ाबेट्स बनाना जब हम सीख जाते हैं तो उसके बाद हम अल्फ़ाबेट्स की मदद से वर्ड्स बनाते हैं, और वर्ड्स वर्ड्स की मदद से हम सेंटेंस बनाते हैं। तो अब हम वेरिएबल, और जब हम वेरिएबल बनाने की बात आती है तो वेरिएबल कैसे बनता है, एक तो अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स और स्पेशल सिंबल्स के कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक है। तो ये बात तो मैंने प्रूफ कर दी कि हमें अल्फ़ाबेट, डिजिट्स और स्पेशल सिंबल्स तो सीखने चाहिए, आने चाहिए, तभी हम अगले स्टेप पर जा सकते हैं। तो ये एक पाथ होता है, ये जो मैंने लिखा है ना, ये एक पाथ है, ठीक है, ये एक पाथ है जो हमें फॉलो करना होता है। ओके, तो 1 मिनट, ठीक है। तो हम्म चलो अब हम रूल्स सीखते हैं। तो रूल्स, हमारा रूल्स ये कहता है कि वेरिएबल जब क्रिएट करते हैं तब अल्फ़ाबेट्स, डिजिट और अंडरस्कोर से ही हम वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए मैं लिखूंगा, सिर्फ क्या लिखूंगा मैं, 1 मिनट, मैं लिखूंगा ए। ये ए क्या है, ए एक कांस्टेंट है, ठीक है, ए क्या है, एक कांस्टेंट है। अब एक के सामने अगर मैं इक्वल टू लगा दूं तो ये वेरिएबल बन जाएगा, एक वेरिएबल की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। अब देखो, अब शुरुआत में हमने क्या सीखा था, शुरुआत में मैंने आपको समझने के लिए बताया था कि ए क्या है, जैसे कि एज, एज क्या है, एज हमारा कांस्टेंट है, मैंने ये शुरुआत में समझने के लिए आपको बताया था। और मैंने ये भी आपको बताया था कि एज एक कांस्टेंट है, तो एज के सामने अगर मैं इज इक्वल्स टू लगा दूँ तो ये एक वेरिएबल की तरह एक्ट करेगा, और मैं इस वेरिएबल में कोई भी
इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर सकता हूँ, या फिर मैं रियल कांस्टेंट को भी मैं स्टोर कर सकता हूँ, या फिर मैं इसे फ्लोट वैल्यू कहूँगा अभी, ठीक है। रियल कांस्टेंट नहीं कहूँगा अभी, मैं फ्लोट वैल्यू कहूँगा। क्यों? क्योंकि हम अभी थोड़ा एडवांस की तरफ जा रहे हैं, हम थोड़ा एडवांस सीखने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो मैंने आपको ये बताया था, तो आप उसी एग्जाम्पल से समझिए कि जब मुझे वेरिएबल का नाम क्रिएट करना है तो मैं सिंपली एज भी लिख सकता हूँ, ठीक है। मैं सिंपली एज लिख सकता हूँ, ये मेरा वेरिएबल हो गया। अब एज में मैं कुछ भी स्टोर कर सकता हूँ। अगर मुझे एज मतलब मुझे एज में अंडरस्कोर भी लगाना है तो मैं यहाँ पे एक अंडरस्कोर भी लगा सकता हूँ, या फिर मैं A_GE ऐसा भी लिख सकता हूँ। ये भी मेरा एक वेरिएबल हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर का मिक्सअप करके भी आप एक वेरिएबल का नाम बना सकते हो। अगर मैं इसका रियल एग्जांपल दूँ, तो अगर मुझे लिखना है फर्स्ट नेम, तो मैं कैसा लिखूँगा? एफ, ठीक है। तो मैंने लिखा FIRST फर्स्ट, और स्पेस देने की बजाय मैं अंडरस्कोर दूंगा, क्योंकि अगर मैं स्पेस दे दूंगा ना तो कंपाइलर अलग ट्रीट करेगा, फर्स्ट को अलग ट्रीट करेगा और नेम को अलग ट्रीट करेगा। इसी वजह से मैं रीडेबिलिटी हमारी अच्छी हो, इसीलिए फर्स्ट के बाद बिना स्पेस देकर, स्पेस नहीं है यहाँ पे, ठीक है, डायरेक्ट अंडरस्कोर है, अंडरस्कोर के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा नेम। तो ये एक पूरा नाम है विदाउट स्पेस, पर अंडरस्कोर हमने इसीलिए दिया ताकि हमें समझ में आए, ठीक है। तो हम ऐसे भी अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डिजिट भी लिख सकता हूँ, जैसे कि मान लीजिए अगर मैंने लिखा एज, ठीक है, सिंपली एज लिखा, तो एज नाम का मेरा वेरिएबल है। फिर मैंने यहाँ पे लिखा एज 2, ये भी मेरा वेरिएबल है। मैंने लिखा एज 3, ये भी मेरा वेरिएबल है। तो मैं डिजिट, या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ एज_5, ये भी मेरा एक वेरिएबल है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वेरिएबल का नाम जब हम लिखते हैं, जब हम एक वेरिएबल को क्रिएट करते हैं, तब हम अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर का कॉम्बिनेशन से भी हम क्रिएट कर सकते हैं। तो या फिर आप सिर्फ अल्फ़ाबेट्स का यूज़ कीजिए, ठीक है, या फिर अल्फ़ाबेट और डिजिट का यूज़ कीजिए, या फिर अल्फ़ाबेट, अंडरस्कोर और डिजिट का यूज़ कीजिए, ठीक है। इन तीनों तरीकों से आप सिर्फ क्या वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो। चलो, हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, वेरिएबल का जो नाम है वो मिनिमम 247 लेंथ तक ही लिख सकते हैं, पर वेरिएबल नेम की मिनिमम लेंथ कंपाइलर पर डिपेंड होती है। तो इसका मीनिंग समझते हैं। तो जब हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं, तो वेरिएबल क्रिएट कर जब हम करते हैं तब उसकी लेंथ कंपाइलर डिफाइन करता है कि हमारा वेरिएबल कितने अल्फ कैरेक्टर का होना चाहिए। जैसे कि मैंने एज नाम का वेरिएबल बनाया, तो मेरा एज नाम का वेरिएबल कितने कैरेक्टर का है? 3 कैरेक्टर का है, ये 1 2 3। तो ऐसे में कितने कैरेक्टर्स का वेरिएबल बना सकता हूँ? तो माना जाता है 247 एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। स्टैंडर्ड नहीं कहूँगा, मतलब माना जाता है कि 247 लेंथ तक हम कर सकते हैं, पर वो डिपेंड करता है कंपाइलर टू कंपाइलर। हो सकता है कोई कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 300 वर्ड्स की लेंथ हो, है ना, इस प्रकार। पर हम इतने ज़्यादा लेंथ का वेरिएबल हम नहीं बनाते हैं, मैक्सिमम हम हमारे रीडेबिलिटी के हिसाब से हम वेरिएबल को क्रिएट करते हैं। तो जैसे कि मैंने इंटीजर कांस्टेंट में बताया था कि हम ये 0 है, तो 0 से लेकर मैं इतने नंबर तक, है ना, लिख सकता हूँ, और नेगेटिव में मैं इतने नंबर लिख सकता हूँ, यहाँ तक। तो एक लिमिट, एक रेंज मैंने आपको बताया था कि हम इंटीजर कांस्टेंट या 0 से लेकर यहाँ तक, और 0 से लेकर माइनस एक डिजिट था ना, 247 ऐसा कुछ, तो भी तो वहाँ तक मैं क्रिएट कर सकता हूँ। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी एक रेंज है कि हम 247 लेन तक ही हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं। पर जनरली हम जब ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 कैरेक्टर हमारे लिए वो सफिशेंट है। तो बस ये एक नॉलेज रखने के लिए आप याद कर लो इसे, याद या फिर याद नहीं भी किया तो भी चलेगा, इसे कोई याद नहीं करता। ये बहुत ह्यूज नंबर हो गया, यहाँ तक हम जाते ही नहीं, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट ये है कि जब हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं
तो वेरिएबल क्रिएट करते वक्त हमारा जो पहला वेरिएबल का जो पहला अल्फ़ाबेट मतलब पहला अक्षर जो अक्षर कह सकते हो, ठीक है, अल्फ़ाबेट अक्षर कह सकते हो, वो एक तो अंडरस्कोर होना चाहिए या फिर अल्फ़ाबेट होना चाहिए। जैसे कि मैंने लिखा एज, ठीक है, मैंने लिखा एज। अब मैं एज ऐसे भी लिख सकता हूँ या फिर मैं अंडरस्कोर एज लिख सकता हूँ। याद रखिए मैंने स्पेस नहीं दिया है, अंडरस्कोर AGE विदाउट स्पेस, ठीक है। तो या फिर मैं एज लिख सकता हूँ ऐसे, या फिर मैं पहले अंडरस्कोर देकर एज लिख सकता हूँ। मैं ऐसा नहीं लिख सकता, मैंने 1 और एज ऐसा मैं नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है। मैं कभी भी डिजिट से वेरिएबल की शुरुआत नहीं कर सकता हूँ। मैं ऐसा नहीं लिख सकता 5 नेम, ऐसा नहीं लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि स्टार्टिंग मेरा ये जो वेरिएबल नेम जो मैंने बनाया है, ये वेरिएबल नेम की स्टार्टिंग किससे हो रही है, 5 से हो रही है। तो ये 5 क्या है, डिजिट है। तो मैं कभी भी वेरिएबल का नाम एक डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकता हूँ। मैं एक तो अंडरस्कोर से स्टार्ट करूँगा या फिर अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करूँगा, कभी भी मैं डिजिट से स्टार्ट नहीं करूँगा, ठीक है। ये भी गलत होगा क्योंकि ये भी डिजिट से स्टार्ट हुआ है, तो ये रॉन्ग है, ठीक है। ये बस दो ही तरीके हैं हमारे पास। ओके, उसके बाद वेरिएबल का नाम जब हम लिखते हैं तो उसमें कॉमा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जैसे कि ए कॉमा GE, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भले ही इसमें स्पेस ना हो, भले ही ये सब आपस में जुड़ कर हो, पर बीच में कॉमा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉमा का जो मीनिंग होता है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो एक अलग होता है, सेपरेट करने के लिए होता है। किसी भी चीज़ को सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज़ करते हैं। तो कॉमा का जो बिहेवियर है वो कंपाइलर ने पहले से डिसाइड कर लिया है। तो जो डिसाइड हुए वाली चीज़ें हैं वो हम कभी उसको रिक्रिएट नहीं कर सकते हैं, है ना। हम सिर्फ ऐसे ही चीज़ें क्रिएट करते हैं जो कि डिफाइन नहीं है। तो कॉमा का जो डेफिनेशन है वो कंपाइलर, जो कॉमा का जो अर्थ है, जो कॉमा को जो डिफाइन कर लिया है, वो कंपाइलर ने पहले ही कर चुका है। मतलब कंपाइलर को पहले ही पता है कि भाई कॉमा का ये मतलब है, ये मीनिंग है, तो हम कॉमा की मीनिंग को चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद वेरिएबल लिखते वक्त हम स्पेशल सिंबल के तौर पर सर सिर्फ अंडरस्कोर ही लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था कि जब हम वेरिएबल का नाम क्रिएट करते हैं तो अल्फ़ाबेट, डिजिट और अंडरस्कोर के अलावा हम कोई भी सिंबल यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि अब मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूँ AGE और यहाँ पे डॉलर का सिंबल, ये गलत है, ठीक है। मैं सिर्फ अंडरस्कोर ही यूज़ कर सकता हूँ स्पेशल सिंबल्स के तौर पे। मैं यहाँ पे डॉट का भी यूज़ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि डॉट का मीनिंग भी कुछ अलग होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। कॉमा भी नहीं, क्योंकि कॉमा का मीनिंग भी अलग होता है। मैं इसका भी यूज़ नहीं कर सकता, इसका भी मीनिंग अलग होता है। मैं सिर्फ अंडरस्कोर, अंडरस्कोर के अलावा मैं कोई भी स्पेशल सिंबल यूज़ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पे EMP ID, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। ये देखो यहाँ पे मैंने अंडरस्कोर से शुरुआत की है, यहाँ पे मैंने अल्फ़ाबेट से शुरुआत की है, तो ये चलता है। चाहे अल्फ़ाबेट स्मॉल हो या कैपिटल हो, दोनों भी चलते हैं, ठीक है। और एक बात, अगर मैं लिखूँगा एज, ठीक है, यहाँ पे एक कैपिटल है और यहाँ पे एज, जो ए जो है वो स्मॉल है, तो ये वेरिएबल एक अलग माना जाएगा और ये वेरिएबल अलग माना जाएगा, ठीक है। क्योंकि ए जो है ना वो कैपिटल स्मॉल है, तो अलग अलग डिफाइन होगा। ये बात आप याद रखिए। और एक बात, अगर मैंने एज पहले ही डिफाइन कर लिया है तो फिर से मैं एज नहीं बना सकता हूँ, ठीक है। ये भी बात आप ध्यान में रखिए। तो ये जो थेरोटिकली जो बातें हैं वो ऐसे समझ में नहीं आएगी, वो प्रैक्टिकल के दौरान ही समझ में आएगी, पर मैं बस ये एक बेसिक कंसेप्ट के तौर पे ये वीडियो में ले रहा हूँ। और दूसरी बात, यहाँ पे देखिए मैंने वेरिएबल कैसे क्रिएट किया है, अंडरस्कोर से मैंने स्टार्टिंग की है और 45 जो है ना वो बाद में है, तो ये चलता है। पर कभी हम डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। अगर मैं 45 और ADD ऐसा लिखूँ तो नहीं चलेगा, या फिर 45_ADD ऐड, ऐसा नहीं चलेगा। मैं हम कभी भी वेरिएबल की स्टार्टिंग जो है ना वो डिजिट से नहीं कर सकते हैं। फिर आप सिर्फ अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर से ही स्टार्टिंग कर सकते हो, उसके बाद में आप डिजिट बीच में लगाओ, एंडिंग में लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
यहाँ पे देखो मैंने 2 अंडरस्कोर यूज़ किए हैं, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये समझने वाली बात है। ओके, उसके बाद में हम बात करेंगे डेटा टाइप्स के बारे में। क्योंकि वेरिएबल जब हम बनाते हैं तो वेरिएबल जब हम बनाते हैं तब डेटा टाइप्स के हिसाब से वेरिएबल बनाते हैं। यानी कि अगर मुझे 10 स्टोर करना है तो ये क्या है, इंटीजर कांस्टेंट है। तो इंटीजर को स्टोर करने के लिए मुझे इंटीजर टाइप का ही डेटा चाहिए होगा, सॉरी डेटा टाइप चाहिए होगा। अगर मुझे कैरेक्टर, मान लीजिए अगर मुझे कैरेक्टर को स्टोर करना है तो कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए मुझे कैरेक्टर टाइप का ही डेटा टाइप चाहिए होगा। ये उसी तरह की बात है अगर मुझे एक मुझे एक बॉक्स में कुछ चीज़ स्टोर करनी है तो मैं उसी साइज़ का बॉक्स लूँगा। इसका मतलब अगर मुझे एक छोटी चीज़, ठीक है, यहाँ पे जगह थोड़ी कम है, एक काम करता हूँ यहाँ पर समझाता हूँ। देखो, अगर मुझे अगर मेरे ऑब्जेक्ट का साइज़, ठीक है, ये मेरा एक ट्रायंगल, ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। अगर मेरे ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो अगर मेरे ऑब्जेक्ट का साइज कैसा है, स्मॉल है, छोटा है, तो मैं छोटा बॉक्स लूँगा। ठीक है, तो ये ट्रायंगल आराम से इसमें आ जाएगा। लेकिन अगर मेरा ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है तो ये मेरा जो ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है तो ये ऑब्जेक्ट इस बॉक्स में नहीं आएगा, तो मुझे बहुत बड़ा साइज का बॉक्स लेना पड़ेगा। तो उसी तरह से जिस टाइप का डेटा होगा ना तो उसी टाइप का हमें डेटा टाइप बनाना पड़ेगा, सॉरी, जिस टाइप का डेटा होगा उसी टाइप का हमें वेरिएबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप रियल वर्ल्ड या फिर रियल वर्ल्ड एग्जांपल की मैं बात करूँ तो मम्मी जो है, जो किचन में सामान रखती है, तो वो क्या करती है, जो गेहूँ चावल होते हैं वो एक ऐसे डब्बे में रख देती है ना। ऐसा सर्कल, ऐसा एक डब्बा होता है, डब्बे में गेहूँ चावल रखती है। और जो बाकी जो चीज़ें होती है जैसे कि मसाले हो गए, वो मसाले के लिए छोटे छोटे डब्बे बनाती हैं, छोटे छोटे डब्बों में मसाले रखती है। क्यों? क्योंकि मम्मी को पता है कि जो सामान उसी डब्बे में रखा जाता है, मैं बड़े डब्बे में छोटी चीज़ नहीं रखूँगा, नहीं तो फिर मेरा ये पूरा ये जो है पूरा स्पेस तो वेस्ट हो जाएगा ना। तो बड़ी चीज़ को हमेशा बड़े कंटेनर में, ताकि पूरी स्पेस हमें ऑक्यूपाई कर सकूँ, पूरी स्पेस का जो मैं यूटिलाइजेशन कर सकूँ, और छोटी चीज़ हमेशा छोटे डब्बों में रखी जाती है। उसी प्रकार जिस टाइप का डेटा है उस टाइप का हमें वेरिएबल बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर मेरा डेटा इंटीजर है तो मैं इंटीजर टाइप का ही क्या कहूँगा करूँगा, वेरिएबल क्रिएट करूँगा। ठीक है, अगर मेरा कैरेक्टर टाइप का डेटा है तो मैं कैरेक्टर टाइप का ही मैं क्या करूँगा, वेरिएबल क्रिएट करूँगा। तो ये बात हो गई। पर अब सोचने वाली बात यह है कि हम ये पता कैसे करें कि वेरिएबल कौन से टाइप का है। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखूंगा 100। 100 क्या है, एक इंटीजर टाइप है। ठीक है, मैंने लिखा 50.45। ये कैसा डेटा हो गया, ये हमारा फ्लोटिंग पॉइंट हो गया, या फिर मैं रियल कांस्टेंट भी कह सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में अगर मैं p लिखूँ तो p क्या हो गया, मेरा कैरेक्टर कांस्टेंट हो गया। तो ये एक इंटीजर है, ये हो गया हमारा इंटीजर, ये हो गया हमारा रियल कांस्टेंट, और ये हो गया हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट। अब मैंने यहाँ पे लिखा एक अब मैंने यहाँ पे इक्वल टू दे दिया। क्यों इक्वल टू दे दिया? इक्वल टू नहीं कहेंगे हम, इसे असाइनमेंट ऑपरेटर कहेंगे। हम ऑपरेटर के बारे में आगे सीखेंगे, ठीक है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर दिया तो इसका मतलब क्या है, अब ये जो चीज़ें हैं, ये 100, ये 50.45 और ये p, ये तीनों डेटा किसी ना किसी वेरिएबल में जाने वाले हैं। इसका मतलब ये है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एज, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एज लिखूंगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा एज, यहाँ पर भी मैं लिखूंगा एज, और यहाँ पर भी मैं लिखूंगा एज। तो ये तीनों भी एज है। तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये तो ये जो एज है, ये एज इंटीजर टाइप का डेटा ही स्टोर कर पाएगा,
हो सकता है कि ये कैरेक्टर टाइप का डेटा स्टोर कर पा रहा हो और मैं इसे इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करने के लिए बोल रहा हूँ, तो ये तो एरर आ गई ना, है ना। उसी प्रकार जैसे कि अब मान लीजिए ये जो है, ये वाला जो एज है, ठीक है, ये वाला जो एज है, ये देखने में ऐसा लग रहा है कि ये जो एज है वो एज फ्लोटिंग पॉइंट को स्टोर करने जा रहा है। पर मुझे ये पता कैसे चलेगा कि यही वाला एज फ्लोटिंग पॉइंट को स्टोर करने के लिए बना है। हो सकता है कि ये एज इंटीजर पॉइंट इंटीजर कांस्टेंट स्टोर करने के लिए बना हो और मैं इसे ज़बरदस्ती फ्लोटिंग पॉइंट स्टोर करने के लिए बोल रहा हूँ, तो ये तो एरर आ गई। तो इसी का सॉल्यूशन निकालने के लिए इन्वेंट किया गया डेटा टाइप्स को। तो यही डेटा टाइप्स हमें ये पता लगाने में मदद करते हैं कि ये जो हमने वेरिएबल बनाया है वो किस डेटा को स्टोर करने लायक है। तो इसी डेटा टाइप को हम अभी सीखेंगे। देखो, डेटा टाइप्स जो होते हैं वो एक मिनट, ओके ओके ओके, तो मैंने यहाँ पर बहुत सारे कैटेगरी बना दी है, तो मैंने आपको ओके समझ गया। तो यहाँ पर मैंने सारे ही डेटा टाइप्स लिख दिए हैं, तो हम सारों को समझेंगे। देखो, पहला होता है क्यार डेटा टाइप, ठीक है, क्यार डेटा टाइप। फिर आता है अनसाइन क्यार, साइन क्यार। फिर आता है इंट, अनसाइन इंट, शॉर्ट अनसाइन शॉर्ट, लॉन्ग अनसाइन लॉन्ग। तो बहुत सारे डेटा टाइप्स है और हर एक डेटा टाइप के एक एक क्या है, कैटेगरी है। यहाँ पर है फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल। ठीक है, तो हम अभी एक एक को समझेंगे। तो हमने अभी तक क्या समझा, हमने अभी तक देखा कि हमने अभी कैरेक्टर डेटा टाइप देखा, ठीक है। हमने अभी तक क्या देखा, कैरेक्टर डेटा टाइप देखा, हमने इंटीजर डेटा टाइप देखा, हमने फ्लोट देखा, यहाँ पर फ्लोट भी है, हमने फ्लोट देखा, ठीक है, इंटीजर, शॉर्ट और फ्लोट, ठीक है, फ्लोट, इंटीजर और क्या क्या कहा था मैंने, एक मिनट जूम आउट कर लेता हूँ थोड़ा सा। ओके, तो हमने देखा था कैर, हमने इंट और फ्लोट, ये तीन ही डेटा टाइप्स के बारे में हमने अभी तक पढ़ा था। तो ये बाकी के क्या है, ये बाकी के डेटा टाइप्स क्या है, तो ये ना इनके ही प्रकार है, ठीक है, इनके भी कैटेगरीज है। जैसे कि क्यार डेटा टाइप जो हो गया, एक मिनट, ओके, जैसे कि हमारा क्यार डेटा टाइप हो गया, तो क्यार डेटा टाइप 1 बाइट स्टोर, 1 बाइट हमारी मेमोरी लेता है, मेमोरी यानी रैम। ठीक है, जब भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मेमोरी की बात करते हैं, जब भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मेमोरी की बात करते हैं, तो हम किसकी बात करते हैं, रैम की बात करते हैं, रैम। ठीक है, तो एक एक ये बात आप ध्यान में रखिए, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है ना वो रैम में स्टोर होता है। जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो वो प्रोग्राम हमारे रैम में आता है, तो रैम में ही इनपुट आउटपुट प्रोसेस होती है, मैंने पहले के लेक्चर में आपको बताया हूँ। तो अब हम सीखेंगे क्यार डेटा टाइप। तो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि अगर मैं लिखूँ एज, ठीक है, एज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं लिखूँगा पी, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये एज जो है वो एज कैरेक्टर कांस्टेंट को ही स्टोर करने के लिए बना है। तो कैरेक्टर कांस्टेंट के स्टोर करने के लिए बना है, मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे पता चलेगा कि एज के पहले मैं क्या लिखूँगा, क्यार लिखूँगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने लिखा क्यार, ठीक है, ये हो गया मेरा डेटा टाइप। उसके बाद में मैं लिखूँगा एज, यहाँ पे स्पेस है, ठीक है, क्यार स्पेस एज, और फिर उसके बाद में मैं यहाँ पर इक्वल टू साइन देकर यहाँ पर मैं एक कैरेक्टर कांस्टेंट को स्टोर करूँगा। तो जब मैं लिखूँगा क्यार और क्यार के बाद मैं जब एज लिखूँगा,
तो मुझे ये 100% कन्फर्म हो गया, मैं 100% श्योर हूँ कि ये एज जो वेरिएबल है वो वेरिएबल कैरेक्टर कांस्टेंट को स्टोर करने के लिए ही बना है। अगर मैं इस एज में अगर मैं इस एज में 100 यानी कि इंटीजर कांस्टेंट डालने की कोशिश करूँ तो ये नहीं जाएगा, ठीक है, ये नहीं जाएगा। तो हालांकि 100 को एज में स्टोर करने के लिए दूसरे तरीके हैं, पर हम जब बेसिक पढ़ रहे हैं तो आप बस इतना समझिए कि ये नहीं जाएगा, बस इतना समझिए। आगे जब हम एडवांस टॉपिक पढ़ेंगे तो मैं धीरे धीरे हम मैं आपको एक एक स्टेप्स बताते जाऊंगा कि हम कैसे कैसे इंटीजर को भी हम कैरेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि ये नहीं जाएगा। उसी प्रकार अगर मुझे ये 100 को स्टोर करना है तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा इंट। क्या लिखूंगा? इंट। ये क्या हो गया? हमारा डेटा टाइप हो गया। उसके बाद में मैं लिखूंगा एज। ये क्या हो गया? मेरा वेरिएबल हो गया। और फिर मैं 100 लिखूंगा। तो अब ये क्या हो गया? अब मुझे ये कंफर्म हो गया कि ये वाला जो एज है वो एज अब इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर इंटीजर टाइप का ही डेटा स्टोर कर सकता है। ये वाला जो एज है वो एज मेरा कैरेक्टर टाइप का ही डेटा स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो कैरेक्टर कैरेक्टर, इंट और फ्लोट, ये 3 डेटा टाइप है जो कि हमें जब हम वेरिएबल बनाते हैं तो हमें लिखना पड़ता है, मतलब वेरिएबल के पहले लिखना पड़ता है, ठीक है। ये 3 डेटा टाइप्स को वेरिएबल के पहले लिखना पड़ता है। तो जब हम क्यार, इंट और फ्लोट की बात करते हैं तो इनका कुछ साइज होता है। तो जैसे कि अगर मैं क्यार टाइप का डेटा क्रिएट करूँ, ठीक है, CHAR, क्यार डेटा टाइप लिख लिया। उसके बाद में मैंने लिखा एज, ठीक है। तो इस वेरिएबल का साइज क्या होगा? इस वेरिएबल का साइज होगा इस वेरिएबल का साइज होगा 1 बाइट। कितना होगा? 1 बाइट। इस वेरिएबल का साइज 1 बाइट होगा। और इसकी रेंज देखो, और इसकी रेंज क्या होगी? -128 से लेकर 127 तक और 0 से लेकर 255 तक। अब ये जो रेंज वाला जो पार्ट है ना, वो रेंज वाला पार्ट हम आगे देखेंगे, जब हम थोड़ा सा एडवांस टॉपिक पढ़ेंगे ना तब हम देखेंगे, ठीक है, क्यार के केस में। अभी हम नहीं देखेंगे, तो फिलहाल इस रेंज वाले पार्ट को हम अभी छोड़ देते हैं। उसके बाद में जो इंट है, इंट, अगर मैंने लिखा इंट और लिखा एज और इक्वल टू मैंने लिखा 100, तो मुझे तो कंफर्म है कि ये एज में तो इंटीजर वैल्यू ही जाएगी, क्योंकि इसके पहले मैंने इंट डेटा टाइप लिखा है, ठीक है। ये जो है ना, ये डेटा टाइप है, इसको हम डेटा टाइप बोलते हैं। और ये हमारा एज क्या है? हमारा वेरिएबल है, ठीक है। और ये 100 क्या है? हमारा डेटा है और ये डेटा टाइप है। तो वेरिएबल भी उसी टाइप का माना जाएगा जिस डेटा टाइप आपने मेंशन किया है, ठीक है, उसी टाइप का वेरिएबल वो माना जाएगा। तो मैं तो कंफर्म हूँ कि एज वेरिएबल में 100 जो है 100 ही स्टोर होने वाला है, क्योंकि एज जो है वो हमारा इंटीजर टाइप का वेरिएबल है और 100 जो है वो इंटीजर कांस्टेंट है। तो जब मैं ऐसा लिखता हूँ तो 4 बाइट्स मेमोरी में अलोकेट हो जाती है, ठीक है। कितनी? 4 बाइट्स मेमोरी में अलोकेट हो जाती है। और इसकी रेंज क्या होती है? -2147483648, यहाँ से लेकर यहाँ तक। मैंने आपको बताया था कि इंटीजर का जो रेंज होती है वो इंटीजर की रेंज कहाँ तक होती है? 0 से लेकर ये प्लस तक आप इतने नंबर स्टोर कर सकते हो और माइनस में इतने नंबर आप स्टोर कर सकते हो। इससे ज़्यादा आप स्टोर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि इंट में होता है वैसे क्यार में होता है। क्यार में भी आप -128 से लेकर 127 तक ही मतलब ये बीच में ये 0 मान लीजिए, और ये 0 से -127 तक और 0 से -128 तक इतने आप कैरेक्टर्स स्टोर कर सकते हो। तो
हर एक कैरेक्टर, अब ये कैरेक्टर जो होते हैं ना, जैसे कि ये स्मॉल ए हो गया, तो कैरेक्टर को भी हमने नंबर असाइन किया हुआ है। तो इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। मैं आपको एक चार्ट बताऊंगा, उसको हम आस्की आस्की चार्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो फिलहाल कैरेक्टर की जो वैल्यू रेंज होती है ना, उस फिलहाल इसका बारे में हम नहीं सोचते हैं, हम इंटीजर के बारे में सोचते हैं। तो 4 बाइट, तो इंटीजर हम जब वेरिएबल क्रिएट करते हैं तब उसकी साइज होती है 4 बाइट। अब ये 2 क्या है? तो पहले के ज़माने में जब 16 बिट का आर्किटेक्चर चलता था, तो 16 बिट के आर्किटेक्चर में जब हम इंट डेटा टाइप का वेरिएबल क्रिएट करते थे, इंट टाइप का वेरिएबल क्रिएट करते थे, तो वो वेरिएबल 2 बाइट्स लेता था। पर अभी 32 बिट और 64 बिट के आर्किटेक्चर के हिसाब से अभी वो 4 बाइट मेमोरी कंज्यूम करता है। तो स्कूल कॉलेजेस में आपको 2 बाइट पढ़ाया जाएगा, तो आप टीचर से बहस मत कीजिएगा। और जब आपको एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा तो आप 2 बाइट्स ही लिखिएगा। लेकिन जब आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा ना, तो 4 बाइट्स लिखना, ठीक है। तो क्या 4 बाइट्स लिखना। और जब 16 बिट आर्किटेक्चर में जब हम 2 बाइट्स मेमोरी कंज्यूम होती थी ना, तो 16 बिट आर्किटेक्चर में रेंज भी कम होती थी, ठीक है। तो यहाँ तक ही हम ज़ीरो से लेकर यहाँ तक, और ज़ीरो से लेकर नेगेटिव यहाँ तक, इतने ही नंबर हम एक इंटीजर वेरिएबल में स्टोर कर सकते थे। परंतु जब इंटीजर वेरिएबल का साइज बढ़ा तो नंबर भी बढ़े, है ना। साइज बढ़ा यानी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ी, सिंपल सी बात है, ये होता है। अब ये दोनों क्या बला है, साइन अनसाइन कैर और साइन कैर। तो देखो, जैसे कि अम, अगर मैं सिर्फ क्यार लिखूं, है ना, अगर मैं ऐसा लिखूं क्यार और मैं लिखूं एज, तो क्यार एज में मैं क्या स्टोर कर सकता हूँ, एक कैरेक्टर कांस्टेंट, जैसे कि मैंने जेड। अब ये जेड जो है ना, ये जेड, ये जो जेड था वो जेड का नंबर मान लीजिए, जेड का नंबर क्या होगा, जेड का नंबर होगा मान लीजिए 100 होगा, ठीक है। तो जेड का नंबर अगर 100 होगा रूल्स के हिसाब से, तो वो 100 एक तो यहाँ पे ज़ीरो से लेकर यहाँ पे बिलोंग करता है, ठीक है। तो वो जेड मेरा स्टोर हो जाएगा। और अगर मैं मान लीजिए मुझे तो एक्चुअली नंबर नहीं पता है, लेकिन एक एग्जांपल के तौर पर अगर मैं एक्सक्लामेंट्री साइन को क्या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखूं, जैसे कि अगर मैं एक्सक्लामेंट्री साइन को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखूं, तो एक्सक्लामेंट्री साइन क्या हो गया, मेरा एक कैरेक्टर बन गया। अगर एक कैरेक्टर का नंबर -1 120 है, ठीक है, -120 है, तो ये कहाँ पे बिलोंग करेगा, ये इस साइड में बिलोंग करेगा। तो अगर मैं सिंपली क्यार लिखूँ और एक वेरिएबल क्रिएट करूँ, ठीक है, VAR नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करूँ, उस वेरिएबल में मैं एक्सक्लामेंट्री साइन को असाइन करने की कोशिश करूँ, तो हो जाएगा। क्योंकि एक्सक्लामेंट्री साइन का नंबर है -20 और -20 बिलोंग करता है। लेकिन अगर मैं क्यार के जगह पे अनसाइन क्यार लिखूँ, अनसाइन क्यार, ठीक है, अगर मैं लिखूँ अनसाइन क्यार और फिर लिखूँ वेरिएबल या फिर एज, यहाँ पे जगह नहीं है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखो अनसाइन क्यार, और मैं लिखूँ VAR, वेरिएबल का नाम है। यहाँ पर मैं नाम हम अपनी मर्जी से दे सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पर मैं एज भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं लिखूंगा अनसाइन क्यार और मैं लिखूंगा VAR या फिर एज, यानी कि वेरिएबल का नाम, और इक्वल टू देकर मैं यहाँ पे एक्सक्लामेंट्री मार्क लिखने की कोशिश करूँ, तो वो मेरा नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि एक्सक्लामेंट्री मार्क का ये क्या था, -120 था। तो -120 इस रेंज में नहीं आता है, देखो। अनसाइन कैर सिर्फ 0 से लेकर 255 के रेंज में ही आता है, तो वो माइनस में नहीं जाएगा, है कि नहीं, वो माइनस में नहीं जाएगा। तो मैं कोशिश भी करूँ फिर भी वो नहीं होगा। तो ये तो एक रिस्ट्रिक्शन हो गया, है ना। तो एक ऐसी बात ध्यान में रखिए कि जब आपको एक कैरेक्टर के नंबर्स के बारे में पता हो, तो अगर आपको कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर ही वेरिएबल में स्टोर करने हो, जैसे 0 से लेकर 255 के बीच के ही जो कैरेक्टर्स हैं, वही आपको अगर स्टोर करने हो तो आप कर सकते हैं।
ठीक है, जैसे कि स्मॉल ए का नंबर होता है आई थिंक 65 होता है, तो है ना, बी का नंबर होता है 66 होता है आई थिंक, मुझे पता नहीं पर ऐसा होता है। तो 65 66 ये तो पॉजिटिव नंबर है और 0 से लेकर 255 के रेंज में आते हैं, तो आप अनसाइन कैर में ए भी स्टोर कर सकते हो, लेकिन एक्सक्लामेटरी मार्क जिस मतलब नेगेटिव नंबर्स वाले अल्फ़ाबेट्स आप या फिर कैरेक्टर आप स्टोर नहीं कर सकते हो, इसका मतलब ये होता है। तो साइन कैर का भी सेम है। अगर मुझे सिर्फ -128 से लेकर 127 के बीच के नंबर ही स्टोर करने हैं तो मैं साइन कैर का यूज़ करूँगा, है ना। अगर मुझे -128 से लेकर 127 और 0 से लेकर 255 ये सारे, अगर मुझे अल्फ़ाबेट्स या फिर मैं कहूँ सारे कैरेक्टर्स अगर मुझे स्टोर करने हैं तो मैं सिंपली कैर लिखूंगा और वेरिएबल का नाम लिखूंगा और उसमें सारे कैरेक्टर्स में स्टोर करूंगा। उसी प्रकार अगर मुझे अन, अगर मुझे सिर्फ पॉजिटिव नंबर इनपुट लेना है, नेगेटिव नंबर मुझे चाहिए ही नहीं, तो मैं अनसाइन इंट टाइप का वेरिएबल बनाऊंगा। इंट की जगह पे मैं अनसाइन इंट लिखूंगा, अनसाइन इंट यहाँ पे लिखूंगा एज इक्वल टू, और यहाँ पे लिखूंगा 500, तो 500 मेरा एज में जाएगा। पर मैं -500 नहीं लिख सकता हूँ, क्यों? क्योंकि अनसाइन इंट टाइप का डेटा वेरिएबल है ना, क्योंकि ये अनसाइंड इंट टाइप का वेरिएबल है, तो अनसाइंड इंट टाइप के वेरिएबल में नेगेटिव वैल्यू नहीं जाती है, नेगेटिव डेटा नहीं जाता है, तो हम इसमें स्टोर नहीं कर सकते हैं, वो एरर आएगी। ठीक है, उसके बाद में वैसे ही शॉर्ट, अनसाइन शॉर्ट, ये रेंज है। रेंज का मतलब ही वही है कि आप वैल्यू जो है वो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आप स्टोर कर सकते हो। जैसे कि अगर मुझे एक वेरिएबल क्रिएट करना है जिसमें मैं इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकूं, और ये इससे भी बड़ी मेरी इंटीजर वैल्यू है ना, इससे भी बड़ी मेरी इंटीजर वैल्यू मुझे स्टोर करनी है, तो मैं लॉन्ग लॉन्ग टाइप का वेरिएबल बना दूंगा, लॉन्ग डेटा टाइप का वेरिएबल। तो लॉन्ग डेटा टाइप का वेरिएबल बनाने से मेमोरी मेरी होगी 8 बाइट्स कंज्यूम होगी, और मैं माइनस नेगेटिव में इतने नंबर स्टोर कर सकता हूँ और पॉजिटिव में मैं इतने नंबर स्टोर कर सकता हूँ, यहाँ तक ये रेंज है मेरी। अगर मुझे सिर्फ पॉजिटिव में नंबर स्टोर करना है तो मैं अनसाइन लॉन्ग यूज़ करूँगा। तो ये बहुत बड़ा नंबर अगर मुझे स्टोर करना है पॉजिटिव में तो मैं अनसाइन लॉन्ग, मुझे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चाहिए तो मैं लॉन्ग यूज़ करूँगा। अगर मुझे बिल्कुल छोटा सा चाहिए, छोटा नंबर चाहिए, तो मैं शॉर्ट यूज़ करूँगा, है ना। छोटा नंबर अगर मुझे स्टोर करना है तो शॉर्ट यूज़ करूँगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सारे हैं ना, ये क्या है, डेटा टाइप्स है। ये डेटा टाइप्स है, ये डेटा टाइप्स क्या करते हैं, ये डेटा टाइप्स वेरिएबल को एक वेरिएबल किस टाइप का है वो हमें, वो कंपाइलर को बताते हैं कि वेरिएबल किस टाइप का है। मैं लिखूंगा इंट एज, तो ये एज इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, तो इसमें मैं इंटीजर ही वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। अगर मैं लिखूंगा लॉन्ग एज, है ना, तो ये एज जो है वो लॉन्ग डेटा टाइप का है, तो मैं लॉन्ग डेटा टाइप का ही, मतलब लॉन्ग डेटा टाइप का ही डेटा मैं इसमें स्टोर कर सकता हूँ। तो ये डेटा टाइप्स हमारे हमको क्या दर्शाते हैं, हम डेटा टाइप्स हमें ये दर्शाते हैं कि जब हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो वो वेरिएबल किस टाइप का है, वो टाइप डिफाइन कौन करता है, वो टाइप डिफाइन करता है हमारे डेटा टाइप्स। ये फ्लोट है, ये डबल है, ये लॉन्ग डबल है, सेम उसी तरह फ्लोट जो है उसकी रेंज ये है, इस ये 4 बाइट कंज्यूम करता है, ये 8 बाइट कंज्यूम करता है, और लॉन्ग डबल 10 बाइट कंज्यूम करता है। ये प्रिशियन है, मतलब यानी कि जैसे कि अब मैं लिखूंगा 10.0001, तो ये क्या हो गया मेरा 1 2 3 4, तो ये 4 डेसिमल प्लेसेस मैंने लिखे हैं। उसी तरह मैं मैक्स टू मैक्स कितने लिख सकता हूँ, मैं 6 डेसिमल प्लेसेस लिख सकता हूँ, जैसे कि 50.10010021, तो ये कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, तो ये 2 यहाँ पे नहीं आएगा। तो मैं पॉइंट के बाद कितने डेसिमल्स लिख सकता हूँ, कितने प्लेसेस लिख सकता हूँ, वो चीज़ ये बता रही है। अगर मैं फ्लोट डेटा टाइप का वेरिएबल क्रिएट करता हूँ तो मैं पॉइंट के बाद 6 डेसिमल प्लेसेस लिख सकता हूँ। अगर मैं डबल टाइप का डेटा क्रिएट करता हूँ, सॉरी डबल टाइप का वेरिएबल क्रिएट करता हूँ तो मैं 15 डेसिमल्स तक लिख सकता हूँ, और उसी तरह लॉन्ग डबल क्रिएट करता हूँ तो 19 डेसिमल तक। तो
मैं जैसे डेटा टाइप चेंज करता हूँ, फ्लोट लिखने के बजाय अगर मैं डबल लिखूंगा, यानी मतलब डबल डेटा टाइप का वेरिएबल क्रिएट करूंगा, तो वो ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करेगा, और ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करेगा तो उसकी रेंज भी बहुत ज़्यादा होगी। लॉन्ग डबल डेटा टाइप लिखूंगा तो 10 बाइट मेमोरी कंज्यूम करेगा, और ज़्यादा मेमोरी यानी कि ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी, है ना। जैसे कि बहुत बड़ा बॉक्स, इसका मतलब मैं बहुत बड़े बड़े सामान यहाँ यहाँ पर रख सकता हूँ। या फिर मैं ऐसा भी बोल कहेंगे, या फिर अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि बहुत सारे सामान हम इसमें रख सकते हैं, है ना। अगर मैं छोटा बॉक्स लूँगा तो ज़्यादा सामान नहीं आएंगे इसमें, लेकिन बड़ा बॉक्स लूँगा तो बहुत ज़्यादा सामान आएंगे। तो उसी टाइप से अगर मैं छोटा साइज़ का वेरिएबल बनाऊँ तो ज़्यादा सामान नहीं आएंगे, और अगर मैं बड़े साइज का और अगर मैं बड़े डेटा टाइप का वेरिएबल बनाऊँ तो उसमें क्या ज़्यादा सामान आ जाएंगे। ठीक है, तो हमने डेटा टाइप्स के बारे में भी पढ़ लिया है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, देखो। अब ये नंबर है, ये नंबर क्या है, मेरा वेरिएबल है, वेरिएबल का नाम है। और ये इंट क्या है, डेटा टाइप है। तो इसे देखने के बाद मुझे ये पता चलेगा कि अरे, ये जो नंबर नाम का वेरिएबल है ना, वो इंट डेटा टाइप का है। इसका मतलब मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही स्टोर कर सकता हूँ। जैसे कि देखो, ये क्यार है, क्यार, फिर ये नेम है, और नेम एक वेरिएबल क्रिएट किया है मैंने, नेम डेटा नेम नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया है। तो ये जो मेरा वेरिएबल है, वो वेरिएबल किस टाइप का है, वो क्यार टाइप का है। तो इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर ही स्टोर कर सकता हूँ। और ये परसेंटेज मेरा वेरिएबल का नाम है, ये मेरा एक वेरिएबल है। तो परसेंटेज मेरा वेरिएबल है, तो किस टाइप का वेरिएबल है, ये फ्लोट टाइप का वेरिएबल है। तो मुझे पता लगेगा, अब मुझे पता चल गया है कि ये फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, तो इसमें फ्लोट टाइप की ही वैल्यू मैं स्टोर कर सकता हूँ। समझ गए। तो ये जो है वो, ये क्या है, ये अपना डेटा हो गया, ये अपना डेटा हो गया, और ये हमारे वेरिएबल के नाम हो गए। और इस साइड में जो है ये हमारे डेटा टाइप्स हो गए। तो ये कॉम्बिनेशंस है ना। ये क्या है, हमारे कॉम्बिनेशन। वेरिएबल क्रिएट करना है तो हमें डेटा टाइप लिखना पड़ेगा, तभी कंपाइलर को पता चलेगा कि ये वेरिएबल किस टाइप का डेटा स्टोर करने लायक है। बस आसान सी बात है। ठीक है, कॉमन बात है। अब हम देखते हैं कीवर्ड्स के बारे में। तो हम पहले ये देखेंगे कि हमने अभी तक क्या क्या सीखा। हमने ये वाला बॉक्स तो कंप्लीट कर लिया। अब हमने कांस्टेंट भी सीखा, वेरिएबल भी सीखा। अब हम कीवर्ड सीखेंगे। अब जैसे ही हम कीवर्ड सीखेंगे ना, तो उसके बाद में हम इंस्ट्रक्शन सीखेंगे। और ये इंस्ट्रक्शंस वाला जो पार्ट है ना, वो पार्ट हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल करेंगे। इसका मतलब हमारा जो थ्योरी थ्योरी पार्ट है, आई थिंक हमारे इस लेक्चर को पकड़ के 7 लेक्चर्स हो गए हैं। ठीक है, ये 7वां लेक्चर बहुत बड़ा हो गया है। अब 46 मिनट्स हो गए हैं एक्चुअली। और मैं टाइम स्टैम्प दे दूंगा। ठीक है, तो आप स्किप कर करके भी आप इस चैप्टर को देख सकते हो। तो अभी हम सीखेंगे कीवर्ड्स, और कीवर्ड सीखने के बाद हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल की ओर बढ़ेंगे। तो ये हमारा फाइनल पार्ट है, कीवर्ड। देखो, अब सी लैंग्वेज में टोटल 32 कीवर्ड्स होते हैं। कितने? 32 कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स क्या है पहले हम ये देखेंगे। हालांकि मैंने आपको बता चुका हूँ कीवर्ड्स क्या है, लेकिन फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो कीवर्ड्स एक ऐसे वर्ड होते हैं जिस वर्ड का मीनिंग कंपाइलर को पहले से ही पता होता है, हम उसका यूज नहीं कर सकते हैं, है ना। जैसे कि मैंने बताया, ये जो इंट है, ये इंट क्या है, ये इंट एक कीवर्ड है, यानी कि ये इंट डेटा टाइप है। ठीक है, अभी अभी हमने पढ़ा कि ये क्या, इंट डेटा टाइप है। पर इस डेटा टाइप का मीनिंग, इस वर्ड का मीनिंग कंपाइलर को ऑलरेडी पता है। तो जिस वर्ड का मीनिंग कंपाइलर को ऑलरेडी पता है, तो उस वर्ड को हम कीवर्ड बोलेंगे, है ना।
उस वर्ड को क्या बोलेंगे हम, कीवर्ड बोलेंगे। ये इसी तरह की बात हो गई कि एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट को हम कई नामों से पुकार रहे हैं, हम कई नामों से हम उसको डिफाइन कर रहे हैं। जैसे कि ये हो गया एक सर्कल, तो इंग्लिश में मैं सर्कल कहूँगा, हिंदी में मैं गोल कहूँगा, है ना। ये क्या है, ये गोल है। पर ये क्या, अगर मैं इंग्लिश में कहूँगा तो मैं क्या कहूँगा, ये सर्कल है। तो वो एक ही बात हो गई। देखो, इंट क्या है, डेटा टाइप है, लॉन्ग क्या है, डेटा टाइप है। तो ये एक वर्ड ही ना। तो इन जो तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो वर्ड का मीनिंग कंपाइलर को पहले से ही पता है, उस वर्ड को हम कीवर्ड कहेंगे। तो इंट डेटा टाइप एक कीवर्ड भी है ना। हम बोलते वक्त ऐसा कहेंगे कि इंट डेटा टाइप, इंट क्या है, एक डेटा टाइप है और वो एक कीवर्ड है। तो कीवर्ड वो होते हैं जिसका अर्थ कंपाइलर को पहले से ही पता होता है, हम उसका यूज नहीं कर सकते। जैसे कि मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूँ कि इंट इज इक्वल टू 100, ऐसा मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि इंट को पहले से ही डिफाइन किया गया है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। हम इंट का यूज कर सकते हैं वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए, और इसमें हम वैल्यू को भी असाइन कर सकते हैं, पर मैं डायरेक्ट इंट लिखकर 100 नहीं असाइन कर सकता हूँ। तो ये बात आप ध्यान में रखिए। तो सी लैंग्वेज में टोटल 32 कीवर्ड्स है, और 32 कीवर्ड्स C89 जो वर्जन था, सी लैंग्वेज का जो वर्जन है वो C89 वर्जन तक 32 कीवर्ड्स थे। ठीक है, 32 कीवर्ड्स कब तक थे, C89 वर्जन तक। तो ये जो कीवर्ड्स होते हैं ना, वो कीवर्ड्स कंपाइलर टू कंपाइलर डिपेंड करते हैं। तो अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें, तो सी लैंग्वेज का जो कंपाइलर है वो इस 32 कीवर्ड्स को सपोर्ट करता है। अगर मैं बात करूँ पाइथन की, तो पाइथन में हो सकता है कि कोई और इससे भी कुछ अलग कीवर्ड्स हो, ये तो हो, पर उसके साथ साथ कुछ और दूसरे कीवर्ड्स हो। अगर मैं बात करूँ जावा की, तो उसमें कुछ अलग कीवर्ड्स हो जो कि पाइथन में नहीं हो, है ना। तो वो डिपेंड करता है, थोड़ा बहुत तो डिफरेंस तो रहेगा, लेकिन ज़्यादा उतना कुछ डिफरेंस नहीं रहता है। अगर आप इतने भी कीवर्ड्स, और ये कुछ याद रखने की बात नहीं है, ये प्रैक्टिस से हो जाएगा। तो कीवर्ड्स को याद मत कीजिए, उनकी फंक्शनैलिटी को समझिए, है ना। तो देखो, तो C89 वर्जन तक 32 कीवर्ड्स सी लैंग्वेज में थे। अब उसके बाद में देखो, अब 32 कीवर्ड्स तो सी लैंग्वेज में थे, लेकिन जब सी लैंग्वेज का C99 वर्जन आया, है ना, C99 वर्जन आया, तब 5 कीवर्ड उसमें और ऐड हो गए। ठीक है, ये बूल, कॉम्प्लेक्स, इमेजिनरी, इनलाइन और रिस्ट्रिक्ट, ये 5 कीवर्ड और इंट्रोड्यूस हो गया। उसके बाद में C11 जो वर्जन है, सी लैंग्वेज का C11 जो वर्जन है, उसमें ये 7 कीवर्ड्स और ऐड हो गए। ठीक है, तो अभी जो वर्जन चल रहा है, आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, शायद मेरे ख्याल से C11 ही वर्जन चल रहा होगा सी लैंग्वेज का। ठीक है, हम एक बार गूगल कर लेते हैं अभी। सी सी लैंग्वेज लेटेस्ट वर्जन, तो कौन सा चालू है, सी लैंग्वेज का लेटेस्ट वर्जन C23। देखो, C23। अब हो सकता है कि सी लैंग्वेज का जो C23 वर्जन है, अभी हमने क्या देखा, C11 वर्जन देखा, तो ऐसा भी हो सकता है कि C23 वर्जन में और नए कीवर्ड्स आ गए हो। तो ऐसा कुछ कीवर्ड्स को याद रखने की कुछ ज़रूरत नहीं है ना। याद रखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि आप मुझे बात बताइए कि ये जो कीवर्ड है, अगर गलती से आपने इन कीवर्ड्स को यूज़ भी कर लिया, तो वैसे भी कंपाइलर एरर दे ही देगा ना।
और कंपाइलर जब एरर देगा तब वहाँ पे मेंशन होगा कि अरे ये जो वर्ड आपने लिखा है वो ऑलरेडी कीवर्ड है, कंपाइलर को ये पता है, तो आप ये वर्ड मत लिखिए, ऐसा वो एरर देगा। तो आपको जाहिर सी बात है समझ में आ जाएगा कि अरे यार ये तो कीवर्ड है, तो हम इसे यूज़ नहीं कर सकते। तो बस सिंपल सी बात है। तो यही तक था हमारा आज का लेक्चर, और ये जो बेसिक है ये बेसिक हमने कंप्लीट कर लिया। तो आई थिंक ये 1.5 घंटे का या 2 घंटे के आसपास वीडियो बना है, पर मैं इसका टाइम स्टैम्प दे दूंगा। और एक ज़रूरी बात, मैं सी लैंग्वेज के ऑनलाइन क्लासेस भी लेता हूँ और हिंदी लैंग्वेज में लेता हूँ, और मैं बहुत आसान भाषा में आपको समझाता हूँ। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8275832138। मेरा नाम है यश रामटेके। अगर आपको सी लैंग्वेज सीखनी है, बेसिक से सीखनी है ना, अगर मैं यूट्यूब पर वीडियो पोस्ट करता हूँ तो आपके कुछ डाउट्स क्लियर नहीं अगर हो रहे हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए। कमेंट के ज़रिए भी मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगा। मतलब आप जब कमेंट करोगे ना तो मैं उस कमेंट के ज़रिए एक एक नया वीडियो अपलोड करूँगा, आपको मेंशन भी करूँगा कि आपने कमेंट किया है, मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि रिकॉर्डेड लेक्चर से डाउट क्लियर नहीं होते हैं, तो मेरा ये मानना है कि आप मेरा लाइव क्लास ज्वाइन कीजिए। लाइव क्लास में मैं आपको बेसिक से बेसिक, मतलब बिल्कुल ज़ीरो से लेकर 100 तक मैं आपको सारा सी लैंग्वेज पढ़ा दूंगा, है ना, ए से लेकर जेड तक, हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं। तो बेसिक से मैं आपको पढ़ाऊंगा। जिसको सी लैंग्वेज नहीं भी आती है, वो कंप्यूटर बैकग्राउंड से भी नहीं है, उसको भी सी लैंग्वेज आने लगेगी। तो ये मेरा नंबर है, ये मेरा नाम है, आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। और जो फीस है ना, वो फीस मात्र हमने रखा है 500 रुपये पर मंथ। 3 मंथ्स का ये कोर्स होगा। हालांकि स्पेलिंग गलत लिखा है, ठीक है। मैं 3 मंथ्स इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो, सी लैंग्वेज कोई कुछ स्टूडेंट्स कैसे होते हैं ना, जिनको बहुत जल्दी वो कैप्चर कर लेते हैं, वो बहुत जल्दी कैप्चर कर लेते हैं, पर कोई कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो कैप्चर नहीं कर पाते हैं। तो हम क्या करते हैं ना, हम हमारी स्पीड से नहीं चलते हैं, हम स्टूडेंट की स्पीड से चलते हैं। तो अगर स्टूडेंट को जितना धीरे सीखना है हम उतना धीरे सिखाएंगे। तो 500 रुपीज़ पर मंथ ये हमने फीस रखी है। अगर कोई स्टूडेंट है जिसको 1 महीने में ही उसने कैप्चर कर लिया है तो वो 500 रुपये में पूरा सी लैंग्वेज सीख जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट है जिसको 2 महीने में उसने कैप्चर कर लिया है तो वो 1000 रुपीज़ में पूरा सीख जाएगा। तो आपको पूरी फीस दिए बिना भी आपकी स्पीड के हिसाब से हम आपको सिखाएंगे। और उसके साथ ही साथ आप चाहे 1 महीने में सीखे, आप चाहे 2 महीने में सीखे हो, हम आपको 6 मंथ्स का सपोर्ट्स देंगे। कितने? 6 मंथ्स का सपोर्ट देंगे। और वो सपोर्ट कैसा रहेगा? वो सपोर्ट रहेगा 1-to-1 डाउट सॉल्विंग। अगर आपने हमारे तरफ से सी लैंग्वेज सीखी है और सी लैंग्वेज सीखने के बाद, ठीक है, मान लीजिए आपने 3 महीने में सी लैंग्वेज सीखी है, तो 3 महीने बाद आपको 3+6 यानी कि 6 महीने का, हम जब आपने सी लैंग्वेज सीखी है उसके अगले दिन से 6 महीने तक आपको हम सपोर्ट देंगे। आप हमसे कांटेक्ट करके, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप होता है, या फिर मुझे आप डायरेक्ट कॉल करके भी अपने डाउट्स पूछ सकते हो। और 1-to-1 आपके लिए स्पेशल एक 1-to-1 डाउट हैंडलिंग क्लास रहेगी, और मैं आपको उसमें डाउट सॉल्व करवा के दूंगा। उसके साथ ही साथ यहाँ पर सी लैंग्वेज सीखने के दौरान असाइनमेंट्स भी मैं आपको दूंगा। और असाइनमेंट्स असाइनमेंट्स में आपको मैं आपसे 500+ क्वेश्चंस सॉल्व कराऊंगा, ताकि आपको लॉजिक्स बिल्ड हो, है ना, प्रोग्रामिंग आपसे बने। अगर आपको असाइनमेंट्स में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो भी मैं आपको उसमें हेल्प करूंगा। अगर आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो मैं आपको तरीका समझाऊंगा कि कैसे ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो इतना सब कुछ आपको मिलता है सिर्फ 500 रुपये पर मंथ में, ठीक है। तो अगर आपको हमारे लाइव क्लास ज्वाइन करनी है तो आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिए। ये मेरा नाम, ये मेरा नंबर है।
तो इसी के साथ हमारा जो थ्योरी जो पार्ट है वो यहाँ पे एंड होता है। अगर मुझे लगा कि अगर और कुछ थ्योरी पार्ट्स अभी पेंडिंग है तो मैं वो ले लूँगा, लेकिन मेरे हिसाब से थ्योरी पार्ट्स अभी कंप्लीट हो चुका है। तो अभी तक के लिए अपना थ्योरी पार्ट यही तक था। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से प्रैक्टिकल की शुरुआत करेंगे। सो थैंक यू।